चलिए, तो सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में लिंक है। जल्दी जल्दी से, ठीक है। अब आते हैं संसद की वित्तीय समिति। यहाँ से प्रश्न सारे एग्जाम में पूछा गया। सबसे पहला समिति है पार कल्याण समिति। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? नो 0। मेंबर। हम्म, राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होते, ठीक है। 30 के 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर पूछा जाएगा प्राक्कलन समिति के सारे सदस्य कहाँ से आते हैं, तो क्या बताएंगे? लोकसभा से आते हैं। कहाँ से आते हैं? लोकसभा से होते हैं, ठीक है। एक भी सदस्य मतलब राज्यसभा से नहीं चुने जाते, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। माही माइक बंद कर लीजिए आप, सॉरी कैमरा ऑन है आपका, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रखिए, कट कर फिर से आ जाइए आप, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अरे कट कराइए ना। म्यूट करके फिर अनम्यूट कर अब दीजिए ना, हो जाएगा। हो गया, हो गया, हो गया। नहीं, अच्छा, फिर हम कर रहे तो हो नहीं रहा था, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, आप पूछेगा संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है, तो क्या बताएंगे? प्राक्कलन समिति जो है कलम सबसे बड़ी समिति। संसदीय समिति है, ठीक है। ध्यान में रखिए, सबसे बड़ी संसदीय समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे समिति के सदस्यों का चुनाव, ठीक है, प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमण मत के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। और ये भी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सदस्यों का वन कार्यकाल ईयर। कितने वर्ष का होता है, क्या बताएंगे? 1 साल। हम्म सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है, ठीक है। ध्यान में रखें, प्रत्येक मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है, अगले वर्ष 30 अप्रैल को क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मतलब मनोनीत किया जाता है? लोकसभा समिति का जो अध्यक्ष। अध्यक्ष जो होता है किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? लोकसभा, ठीक है, अध्यक्ष के द्वारा। या फिर लोकसभा के अध्यक्ष अगर इस समिति में अगर चुना जाएगा तो खुद भी मतलब अध्यक्ष बन जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे समिति काम क्या करेगी। समिति है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ काम करेगी। तो ये प्राक्कलन समिति जो होता है ये देखता है से सरकारी खर्च में कैसे कमी लाया जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाया जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किए जाए आदि पे मतलब रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। तो सरकारी खर्च में कमी लाना, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार लाया जाए, इन सब पे मतलब बात करने के लिए प्राक्कलन समिति आपकी होती है, ठीक है। आप देखिए प्राक्कलन समिति जो प्रतिवेदन देता है उस पर बहस होता है कि नहीं? प्राक्कलन समिति जो अपना प्रतिवेदन जो देगा उस पर किसी भी प्रकार का बहस नहीं होता है, ठीक है। ध्यान, संसद में किसी भी प्रकार का बहस नहीं होता, परंतु समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है, लेकिन इनके प्रतिवेदन पे बहस नहीं होता है, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनके प्रतिवेदन पे बहस नहीं होता है, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या ध्यान में रखना है? जब प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। समितियों में सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, संसदीय में सबसे बड़ी समिति की बात करेंगे कौन है? प्राक्कलन समिति है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे समिति के कार्यकाल की बात करेंगे तो 1 वर्ष का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान में रखें, इसके समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा राष्ट्रपति की द्वारा जाती है? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति बिल्कुल लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जा रही है, यही राष्ट्रपति एग्जाम में लगा के आइएगा, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, बिल्कुल आप यार, अगर समिति में अगर लोकसभा का स्पीकर अगर चुना जाए तो वो मतलब क्या हो जाएगा? वो मतलब समिति का अध्यक्ष स्वतः हो जाएगा, ठीक है। कार्यकाल की बात करेंगे, 1 साल का कार्यकाल होता है, इन लोकसभा सारे का फैक्ट को स्पीकर आपको नहीं ध्यान में सर, रखना। उपाध्यक्ष चुना जाएगा तो वो हो जाएगा। स्पीकर दिया लोकसभा हुआ का है सब। स्पीकर तो वो लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष बन स्पीकर, जाएगा। कभी नहीं होगा। देखिए लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष बिल्कुल लिखा ये हुआ है देखिए, सर। हाँ उपाध्यक्ष, मिस्टेक मिस्टेक गलत बता दिया। उपाध्यक्ष अगर चुना जाएगा ना तो वो अपने आप मतलब यहाँ का अध्यक्ष भी हो उपाध्यक्ष जाएगा। बन जाएगा। हम्म चलिए, अब चलेंगे लोक लेखा समिति, ठीक है। दूसरे नंबर पे लोक लेखा समिति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को, ठीक है। ट्विन सिस्टर कहते हैं इसको, ठीक है। क्यों कहते हैं इसके ऊपर में भी जरा बात कर लेते हैं, तो देखेंगे ये एक ज्ञात समिति है जिसमें 22 सदस्य होते हैं लोकसभा के, और 7 सभी सॉरी, टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, और राज्यसभा के द्वारा मतलब 7 सदस्य। 15+7 का अनुपात यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये भी मतलब 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, ठीक है। और इसे मतलब लघु लोकसभा भी कहते हैं, ठीक है। लघु लोकसभा भी कहा जाता है लोक लेखा समिति को, ठीक है। सदस्यों की संख्या कितनी होती है लोक लेखा में? 22। हम्म
22 होती है, जिसमें से लोकसभा से कितने आते हैं? 15। 15 आते हैं, ठीक है। राज्यसभा से कितने आते हैं? 7। 7 आते हैं, ठीक है। प्राक्कलन में 30 होते हैं, 30 के 30 केवल केवल लोकसभा से आते हैं, ठीक है। हेलो। लोक लेखा लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था। इसे मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 1919 में जो समिति जो आई थी, मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड की रिपोर्ट जो आई थी, उसी में लोक लेखा समिति गठन करने की बात कही गई थी। लेकिन सबसे पहले लोक लेखा समिति कब गठन किया गया था? 1921 में। 1921 में किया गया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, 3 साल फैक्ट। इसका कार्यकाल कितना होता है लोक लेखा समिति का कार्यकाल? 1 साल, 1 ईयर। बिल्कुल बिल्कुल। इसका भी कार्यकाल की बात करेंगे तो इसका भी कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। समिति के सदस्यों द्वारा संसद द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका भी निभाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, पूछेगा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा चुना जाता है। ये भी आपको फैक्ट याद में रखना होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, लोक लेखा समिति मतलब काम क्या करती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, 1967 में एक बार श्री मनु मसानी विरोधी दल के नेता बने, तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया गया। उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा जो थी प्रारंभ हो गई थी। तो सबसे पहले 1967 में मनु मसानी चुनी गई थी, उसी समय से, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ये बिहार से संबंध है मनु मसानी के। बिहार में कौन पार्टी बनी थी? जयप्रकाश नारायण ने बनाया, तो उसमें मनु मसानी भी शामिल थे। सोशलिस्ट पार्टी था 1934 वाला, उसमें मनु मसानी भी शामिल थे, ठीक है। अब देखेंगे लोक लेखा समिति की बात करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों को 7 सदस्य माना जाता तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो 7 सदस्य तो चुना जो तो जाता तो है लोकसभा समिति में, सॉरी लोक लेखा समिति में, लेकिन ये जो सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इनको 7 सदस्य कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। लोक लेखा समिति में 22+7 का अनुपात होता है, जिसमें से 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से जो होते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे। आप देखेंगे लोक लेखा समिति कार्य क्या करती है। तो सबसे पहले यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया, ठीक है, लेखन परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर अगर पूछेगा, सीएजी जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत करती है, राष्ट्रपति के को देती है रिपोर्ट है, राष्ट्रपति संसद के दोनों संसद के पटल पर रखवाता है, तो उसके रिपोर्ट को फिर संसद क्या करती है? तो फिर रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंप दिया जाता है, ठीक है। लोक लेखा समिति जो इस रिपोर्ट का मतलब क्या करती है? क्या करती है? जांच ठीक है, जांच लेखा करते हैं। परीक्षण करती है, ठीक है, प्रतिवेदन की जांच करती है, ठीक है। अब लोक लेखा समिति को इसलिए दिया जाता है क्योंकि ऐसा एक समिति है जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों का अनुपात है, इसलिए मतलब इनको दिया जाता है, ठीक है, जांच करने के लिए। अब भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं का जांच करना। उसके बाद देखिएगा, संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करता है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी, किसी प्रमाण को खोज सकती है, ठीक है। इन सारे चीजों को जांच करने के लिए आपका कौन होती है? तो लोक लेखा समिति होती है, ठीक है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है, जिससे कि वो आत्म, ठीक है, अन्य अन्य क्या लिखा हुआ, अनियमितता उसके ध्यान में कोई आई है, उन पर संसद में बहस हो, उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। तो प्राक्कलन समिति जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत कर रही थी उस पर संसद में बहस नहीं हो रहा था, लेकिन लोक लेखा समिति के रिपोर्ट पर संसद में बहस होती है। लोक लेखा समिति बात करेंगे अपना रिपोर्ट किसे देती है? तो लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट की बात करेंगे किसे सौंप देगी? ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लोकसभा को देगी। किसे देगी? लोकसभा के देगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इस पे मतलब संसद में बहस हो सकता है। समझ गए? कोई दिक्कत है इसको समझने में? सबसे पहले बार मनु मसानी की बात करेंगे तो विपक्ष की नेता थी। कब मतलब लोक लेखा समिति का मतलब अध्यक्ष नियुक्त की गई थी? सबसे पहले उसी समय से परंपरा का प्रारंभ हो गया। 67 में। बिल्कुल 1967 में, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं सरकारी उपक्रमों की समिति। कौन सा सरकारी उपक्रमों की समिति की बात करेंगे? तो इस कृष्ण मेनन समिति की संतुष्टि पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति का व्यवस्था की। कब किया गया था?
सार्वजनिक उपक्रम समिति उन्नीस कब सौ किया गया था? तिरसठ में। 1963 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1963 में, ठीक है, कब किया गया था? 1963 में किया गया था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके और बात करेंगे, कौन सी समिति थी, किसके अनुशंसा पे? कृष्ण मेनन। मेनन बिल्कुल समिति। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कृष्ण मेनन समिति, ठीक है, ध्यान में रखें कृष्ण मेनन समिति की संतुष्टि पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की गई। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसमें सदस्यों की संख्या, 22। इसमें भी सदस्यों की संख्या की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखें 22 होता है, जिनमें से 15 लोकसभा तथा, 7 ठीक है, राज्य। ध्यान में रखेंगे 7 मतलब क्या होता है? 7 राज्यसभा द्वारा, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता। प्रत्येक वर्ष मई में प्रारंभ इस समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। तो ये सरकारी उपक्रमों की समिति 1963 में कृष्ण मेनन की समिति की संतुष्टि पे गठन किया गया था, जिसमें सदस्यों की संख्या 22 होता है। कितने अनुपात होते हैं? तो 15+7, टोटल कितने होते हैं? 15 और 7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। इस समिति का सदस्य कोई भी मंत्री नहीं हो सकता 22। है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखेंगे। और समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। काम क्या करती है? तो सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं तथा उन पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना, ऐसे विषय की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं, ठीक है। इन सबके जांच करने के लिए मतलब क्या होता है? सरकारी उपक्रम की समिति है, जो 1963 में बनी थी, 22 सदस्य होते हैं, कृषि मेनन की समिति की संतुष्टि पे बनी थी, ठीक है। 15+7 टोटल 22, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, ये सब इसका इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ समिति है जो कि कभी कभी तो नहीं पूछा, लेकिन कभी मैं भी पूछते, तो जान लीजिए जानकारी के लिए। एक होता है कार्य मंत्रणा समिति होता है। कौन सा समिति होता है? कार्य मंत्रणा समिति होता है। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष सहित, ठीक है, 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदन अध्यक्ष होता है, ये पूछ सकता है। कार्य मंत्रणा समिति जो होता है, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा में कार्य मंत्रणा समिति में इनकी सभा का सभापति, इसका मतलब पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो राज्यसभा में कौन हो जाएगा? सभापति। सभापति कौन होते हैं राज्यसभा के? उपराष्ट्रपति। बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान में रखें, कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष ही होंगे। अब गैर सरकारी सदस्यों को विधायकों तथा संकल्प संबंधी समिति, अभी एक समिति बहुत चर्चा में है, कौन? एक कमिटी चर्चा में, कौन सा? इथिक्स वाला। इसका मतलब याचिका रद्द कर समिति। दिया गया है। किसका रद्द कर दिया गया बताइए? क्या नाम है संसद का? नामे भूल गए हैं, देखिए। महुआ मोइत्रा। हाँ, महुआ मोइत्रा। क्या की थी तृणमूल महुआ कांग्रेस मोइत्रा के ने, थे। क्या की थी? पैसे लेकर के ये सवाल पूछ रहा था। हम्म पैसे लोग का सवाल पूछा था। एक और भी काम की थी। एक काम क्या की थी? तो सारे संसद के पास, ठीक है, एक लॉगिन आईडी होता है, ठीक है, जहां से एक्सेस कर सकते हैं, अपने प्रश्न को सबमिट कर सकते हैं, परमिशन लिया जाता है, बहुत सारा मतलब काम होता है। वो लॉगिन आईडी भी मतलब दूसरे के फोन में लॉगिन करवा दी थी, मतलब दूसरे के सिस्टम, मतलब क्या बोले, लैपटॉप चाहे किसी भी चीज में मुझे लॉगिन करवा दी थी, और उनके बदले कोई दूसरा भी प्रश्न पूछ सकता था। तो ऐसा अनैतिक काम की थी महुआ मोइत्रा ने, ठीक है। इससे पहले इथिक्स कमेटी ने, इससे पहले, ठीक है, 10+10 संसद राज्यसभा लोकसभा का, एक या दो संसद राज्यसभा का, कब मतलब उसको निष्कासित कर दिया था इसी तरह के चीजों को लेके? 2005 में भी सेम चीज हो चुका है, ठीक है, 2005 में। अभी जैसे हुआ निष्कासित किया गया ना महुआ मोइत्रा का, ऐसा निष्कासित एक बार बड़े पैमाने पे 2005 में हो चुका है। उस समय अगर बात करेंगे तो लोकसभा का स्पीकर सोमनाथ चटर्जी थे। चलेंगे, इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति, इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है, ठीक है। नियम समिति, लोकसभा के नियम संबंधी में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। नियम समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं, ठीक है, लेकिन इंक्लूडिंग स्पीकर, ठीक है। जबकि राज्यसभा के नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित 16 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उल्टा लग रहा है ना आप लोगों से, लोकसभा में मेंबर ज्यादा कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। राज्यसभा में 16 होता है,
जिसमें सभापति उपसभापति भी शामिल होते हैं। लोकसभा में 15 होता है, जिसमें स्पीकर भी शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नियम समिति। सदन का नियम बनाने के काम करती है, जो कि स्पीकर के अधीन ही आता है। ध्यान में इसको रखेंगे। अनुसूचित जाति एवं लोकसभा में अनुसूचित 15 इसलिए होते हैं क्योंकि लग रहा है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष इसमें नहीं होते, लेकिन राज्यसभा में सभापति और हम्म उपसभापति दोनों होते हैं, इसलिए 16 हो क्योंकि नहीं दिया है, हो सकता है इसमें स्पीकर, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं हो। गए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उपाध्यक्ष 16 नहीं होते होंगे। हैं। उपाध्यक्ष नहीं होंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं। इसमें 20 लोकसभा से आते हैं, 10 जो है राज्यसभा से आते हैं। ये सब अभी पूछा तो नहीं है, लेकिन मैं भी कभी भविष्य में अगर पूछ दे, क्योंकि प्रश्न ना बोर्ड के पास खत्म होते जा रहा है, तो यही सबसे प्रश्न पूछाएगा। प्राकलन लोकसभा लोकलेखा तो इतना बार पूछा है, तो क्या ही बताएं। अब मैं भी ये सब प्रश्न करना शुरू, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण समिति की बात करेंगे, तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा से तथा 10 जो होता है राज्यसभा से। एक बात है ग्रंथालय समिति। ग्रंथालय समिति इसमें क्या 9 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 6 लोकसभा से और राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 शामिल किए जाते हैं। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, तो ग्रंथालय समिति। ठीक है, आप जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और भारत के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ, पंचायती राज से एक न एक प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग पंचायती राज शुरू करेंगे, इसको जरा ध्यान से कर लीजिएगा, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन की जनक के रूप में किसे जानते हैं। रिपन। बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प जो था ना, स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का क्या बोलते हैं, तो पिता भी कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, इसीलिए पंचायती राज लाई गई थी। देखिए, प्रशासन की और एक हर जगह व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो। लेकिन गांव में प्रशासन के लिए, लोगों को एक्सेस के लिए, अपनी चीजें मनवाने के लिए, ठीक है, दिल्ली जाना पटना जाना उचित रहेगा कि गांव के ही किसी व्यक्ति, जो कि उसका उनका मतलब निजी प्रतिनिधि है, उनसे मन को उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो गांव के व्यक्ति से, गांव के व्यक्ति अगर गांव के व्यक्ति से मिल ले, उनमें से उनका कोई जनप्रतिनिधि है, उनकी जरूरत की चीजें वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। उनकी बेसिक जरूरी होती है। उनको ऐसा कोई जरूरी नहीं होता सबको बड़े पैमाने पे हमको क्या करना है, हमको एक बड़ा सा इंडस्ट्री लगाना है, तो इसके लिए हमको मतलब फंड चाहिए, या फिर हमको जमीन इशू करवाना है। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें होती है। इसलिए गांधी गांधी जी की भी सोच थी, इससे गांव में मतलब क्या करना, पंचायती राज का व्यवस्था करना है, जहाँ पे मतलब विकेंद्रीकरण हो सत्ता का, और लोगों को हर प्रकार की बेसिक जो उनकी जरूरतें हैं, सो पंचायती राज के माध्यम से ही भारत जैसे गांव में, भारत जैसे देश में पूरा कर दिया जाए। इसलिए पंचायती राज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए पंचायती राज को देखते हुए सबसे पहले आजादी के समय, कुछ आजादी के कुछ दिन बाद ही कुछ समितियां गठन की गई इनके विकास को लेके। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति है। ठीक है, कब गठन की गई थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 1957 में समिति आती है, और इन्होंने कितने कितने स्तरीय मतलब पंचायती राज की बात की, 2 स्तरीय फिर 3 स्तरीय। 3 स्तरीय। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अशोक मेहता समिति 20 वर्ष के बाद आती है। ठीक है, इन्होंने बोला से भाई साहब 2 स्तरीय ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसका जी बी के राय समिति आती है, 1985 में है। एल एन सिंघवी समिति आती है, ठीक है, 1986 में है। 64वां संविधान संशोधन 1989 में, अंतिम में जाके 73वां संविधान संशोधन किया गया, जहाँ पे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, एक पीके तुंगन भी इसमें छूटा हुआ है। कब है पीके तुंगन समिति, काशी है क्या? ये सिंघवी के बाद होगा, तुरंत बाद ही होगा, क्योंकि सिंघवी हाँ, ने तब बोला था ना इसको ना 88 में हुआ। संवैधानिक दर्जा देना तब चाहिए, ठीक है 88। क्योंकि सिंघवी के जो दर्जा दो संवैधानिक दर्जा पे उसने भी मोहर लगा दी थी पीके तुंगन ने भी। ठीक है, अब मेरे पंचायती राज का शुभारंभ की बात करेंगे तो 88 स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के किस जिला में हुआ था, क्या बताएंगे, किस जिला नागौर। में पंचायत राज, बिल्कुल नागौर में हुआ। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे।
तो सबसे नागौर पहले जिला। पंचायती राज का गठन 1959 में किया गया 2 अक्टूबर को, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे 11 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, नेहरू ने, ठीक है, नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर पूछेगा पंचायती राज्य का, ठीक है, शुभारंभ, ठीक है, शुभारंभ की बात करेंगे तो पहला ही हो चुका था, ठीक आंध्र है, प्रदेश, क्या हुआ हाँ था, आंध्र प्रदेश बिल्कुल ठीक में। है, यहाँ पे यहीं पे कर दिया गया था, लेकिन मतलब अब प्रारंभ की बात करें जहाँ से पंचायती राज शुरुआत हो गया तो आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है, मात्र कितने दिन के बाद, 9 दिनों के बाद आंध्र प्रदेश में आपको 9 दिनों पंचायती के राज का बाद शुभारंभ में। देखने को मिलता है 1959 में। पंचायती राज को यदि किसी विधि के अधीन पहले विघटित नहीं कर दिया जाए तो इसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी, ठीक है। अब देखेंगे कभी कभी पूछा जाता है कि पंचायती राज का मतलब सदन कब से मतलब प्रारंभ होता है, तो इसका प्रथम अधिवेशन से। कब से होता है, तो इसका प्रथम अधिवेशन से, जिस दिन पहला अधिवेशन होगा उसी दिन से मतलब 5 साल इसका गिनती होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जो कि मतलब कौन सा आर्टिकल्स करता है, तो 243 का 243। कौन, ई, कौन सा कहता है 243 का ई, ये डी ना होता है। डी। हम्म। अंगा को क्या पढ़ेंगे, क ख ग घ घ, 5 नंबर पे, 5 नंबर पे तो ये आता है ना। चलिए ठीक है, यदि किसी पंचायत को समय पर विघटित कर दिया जाता है तो निर्वाचन कितने महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाएगा, ठीक है, तो 6 महीने के भीतर होगा। वैसा नहीं कि से अगर 2 साल अगर बचा हुआ तो फिर से मतलब करेंगे तो फिर 5 साल के लिए उसका अवधि हो जाएगा, नहीं। अवधि उसका कितना होगा, 6 महीना के भीतर चुनाव करवानी है। और उसका अवधि जो रहेगा कितना रहेगा, जितना दिन चुनाव, जितना दिन उसका अवधि बचा हुआ, तो पहले वाला पंचायती राज में 2 साल बचा हुआ था, 2 साल के लिए वो कार्य करेगी, ठीक है। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाए जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची है तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अगर पंचायत को विघटन कर दिया, अब मतलब उसका समाप्त होने में उसका एक मतलब उसका पूरा टेन्यूर समाप्त होने में 4 या 5 महीना बाकी है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, जरूरी नहीं से फिर से मतलब चुनाव कराया जाए। अब देखेंगे 243 के चौ, जो कि मतलब ई एफ होता है ना, एफ के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। कितना साल आपका आयु सीमा होगा तो आप मतलब पंचायत के लिए मतलब सदस्य बन सकते हो, फिर वोट कर सकते हो पंचायत में, कितनी होनी चाहिए बताइए। 21 साल। अच्छा बिल्कुल मैम, सब 18 वर्ष। क्या बोल, बिल्कुल, मतलब पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 21 साल। 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायतों के वित्तीय अवस्था का, ठीक है, मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसके पास है, गवर्नर के लिए, ठीक है। अब पंचायतों को जो वित्त जो प्राप्त होता है उसको 243 के आई में है, किसमें है, 243 के 243। आई में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अशोक मेहता समिति 1977 में द्विसदनीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। अगर पूछेगा अशोक मेहता ने कितने समिति बताई थी, तो दो स्तरीय, कितनी थी, द्विस्तरीय, ठीक है। दो। जी बी के राव समिति ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया। कौन सी समिति, जी बी के राव समिति। कब बनी थी जी बी के राव समिति, तो मैंने बोला 1985 में बनी थी जी बी के राव समिति, ठीक है। उन्नीस सौ हाँ, पचासी के संथानम कमेटी ने पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों के अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था। संथानम कमेटी बहुत कुछ से संबंधित है, संथानम कमेटी। तो संथानम कमेटी डायरेक्ट नहीं पूछेगा किससे संबंधित है, कंफ्यूजन होगा, तो पूछेगा ऐसे पंचायतों में, ठीक है, पंचायतों में वित्तीय मामलों का अध्ययन करने के लिए जो समिति जो बनाया गया तो कौन सा समिति है, तो संथानम है। कौन है, ध्यान में रखेंगे, संथानम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन सा संतानम समिति, क्या था सर? सन आदमी का नाम था, क्या था, अच्छा अच्छा, आगे बढ़िए। 57 ठीक है, जस्टिस था शायद। जस्टिस रहे थे वो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे एल एम सिंघवी और अभिषेक मनु सिंघवी का नाम सुनते हैं, उन्हीं के पिताजी थे एल एम सिंघवी। समिति ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक रूप से मान्यता दिए जाने की सिफारिश की थी। इस समिति की कुछ अन्य सिफारिश भी थी। बोला से देखिए, आप पंचायती राज संस्था तो आप बना तो रहे हो, लेकिन अगर आप उसे संवैधानिक दर्जा नहीं दोगे तो कोई भी राज्य में सही रूप से, सुचारू रूप से मतलब लागू नहीं होगी, राज्य अपने स्तर पर मनमानी करेगी। इसीलिए केंद्र सरकार को कहा गया अगर पंचायती राज संस्था को अगर आपको बढ़िया से चलाना है तो इसको मतलब क्या देना चाहिए,
संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। इसके लिए मतलब कौन सी समिति थी जिसने पंचायती राज समिति को, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा की बात की थी, तो कौन सा था? सिंघवी समिति। इसके बाद पीके थुंगन समिति आएगा। पीके थुंगन समिति ने, सिंघवी समिति ने जो जो अनुशंसा की थी सब पे मुहर लगा दिया, बोला था नहीं सिंघवी समिति ने जो अनुशंसाएं जो की है वो मतलब क्या है, सही है। ठीक है। तो पंचायतों तथा राज्य व्यवस्था को चुनाव और उन मामलों में संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। समझिए इसको, इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और अन्य मामलों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों का अधिक व्यवहार बनाने के लिए गांवों को मान्यता दिया जाना चाहिए। गांव के लिए न्याय पंचायत की स्थापना किया जाना चाहिए और ग्राम पंचायत के पास अधिक वित्तीय संसाधन होना चाहिए, ताकि वो मतलब फंड उसको रहेगा तब तो विकास का काम करेगा ना। तो सारे अनुशंसा किसने की थी? तो सारे के सारे अनुशंसा गाँव की बात करेंगे तो सिंघवी समिति ने की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं इन सारे चीजों को देखते हुए, ठीक है, अब इनको क्या करना था, इसको संवैधानिक दर्जा देना था। इसीलिए संविधान संशोधन करना पड़ा। पंचायती राज से जो संबंधित जो संशोधन है, कौन सा संशोधन है तो क्या बताएंगे? 73वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन किसके समिति की अनुशंसा पे किया गया? तो 86 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगर पूछेगा क्या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा है? बिल्कुल संवैधानिक दर्जा। पूछेगा कैसे प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के आधार पे जिस समय, ठीक है, दो प्रधानमंत्री का नाम बड़ा योगदान के साथ लिया जाएगा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने में। एक आपके थे, क्या नाम था इनका, राजीव गांधी। हालांकि राजीव गांधी ने इनके लिए पीछे बहुत पहले भी कोशिश किया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा उनके समय नहीं मिल पाया। लेकिन उनकी सोच थी, 1991 में उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार बनती है तो वह मतलब पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा देने में मतलब क्या होती है, सफल होती है। ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में, ठीक है, अनुच्छेद 343 को क से लेकर न तक कुल 16 अनुच्छेद तथा 11 में, ठीक है, तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। तो पंचायती राज संबंधी से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, 1993 में हुआ था। ठीक है, भाग 9 संबंधित है, अनुच्छेद 243 का क से लेके कहां तक होगा? ठीक है, 9 को क्या बोलेंगे देख लीजिए। ठीक है, अनुसूची 11 संबंधित है। अगर पूछेगा पंचायती राज में सब्जेक्ट की संख्या कितनी है तो क्या बताएं, कितने विषय पंचायती राज में? से 29 गो है। ठीक है, कितने विषय? तो 29 विषय है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 29 विषय है। अगर पूछेगा पंचायती राज में अनुच्छेद कितने हैं तो क्या बताएंगे? 16 गो। 16। तो 13 नंबर पे क्या आता है? एम। एम 13 पे आता है, ओ होगा, ओ होगा NOP। सर, ओ वो लास्ट एम, होता है। वो लास्ट होता है। एम 13 पे आता है, तो 14 पे 43 एन, ए से लेकर के 15। 243 ओ एन तक हो एन जाएगा। एन 14 पे आता है। ओ तक एन 14 पे, ओ एम तक अच्छा, सही 13 एन रहता पे। है, 14 पे वो याद है कितना हमको। आएगा? 243 ओ है ए कितना ओ ना, से ओ लेकर आता है के ना, ओ ए तक, से लेके ओ ओ तक। तक। ठीक पी है, से ध्यान में लेकर रखेगा। के ठीक है, जेड जी तक टोटल, म्यूनिसिपैलिटी जाता है, नगर पालिका। बिल्कुल ठीक है, टोटल 29 विषय है। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पंचायती राज संस्था को सॉरी संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित कौन सी समिति है तो क्या बताएंगे? सिंघवी एल.एम. समिति। सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, इसके बाद पीके थुंगन आएगा। पीके थुंगन ने भी पंचायती राज संस्थाओं को, ठीक है, पैरवी की थी से इनको मतलब संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में नहीं है, तथा दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिल्ली में भी आपको पंचायती राज नहीं है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, मेघालय में, मिजोरम में नहीं है। बाकी सभी जगह पे आपको देखें, कहीं पे 2 स्तरीय दिखे, कहीं पे 3 स्तरीय दिखे, एक जगह तो 4 स्तरीय भी। आप हमें बताइए कहाँ पे 4 स्तरीय पंचायती राज पश्चिम बंगाल। व्यवस्था है? बंगाल में। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो ममता जी ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बना के रखा है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे।
अब आते 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित, इसकी प्रमुख बातें क्या था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। अब देखेंगे कैसे थे त्रिस्तरीय, ग्राम स्तर पे कौन सा क्या काम करेगा, तो ग्राम स्तर ग्राम पे क्या काम पंचायत करेगा, करेगा। बिल्कुल ग्राम ग्राम पंचायत। पंचायत काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग जो चैनल का लिंक जो दिया गया ग्रुप में है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा करेंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलेगा, जहाँ पे इडुटीरिया का 500 करंट अफेयर्स है। ठीक है, एक पीडीएफ और की आपको स्पीडी का मिलेगा, जहाँ पे 800 करंट अफेयर्स मिलेगा। तो एग्जाम देने से पहले 800 प्लस 500 पे नजर दौड़ा लीजिएगा। वैसे हम 800 500 1300 करा चुके हैं, ठीक है, लेकिन एक बार एग्जाम से पहले फिर से करवा दूंगा। ठीक है, तो सब लोग उसको करके सर चैनल को वो ज्वाइन वाला करके। मिलेगा सर, वो कौन वाला G20 के जितना सारा बैठक हुआ वो वाला। मिल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है उसको ढूंढना, ये उससे निकालना पड़ेगा। क्या नाम है उसमें दिया था, क्या नाम है उसका, प्रतियोगिता में पीडी में था सर। फिलहाल सब लोग क्या कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सब जो भी होगा मैं वहां पे कौन डाल वाला दूंगा। चैनल? अरे नीचे देखिए ना कौन वाला चैनल, ग्रुप में नहीं दिख रहा आपको, लिंक पिन भी किया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए, मैं उसी में डाल दूंगा दरोगा से संबंधित सब कुछ। ठीक है, और ढूंढता हूँ आज बैठ के। तो यहाँ पे आपको देखना है 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया, जिसमें 3 स्तरीय ढांचे की प्रावधान किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोग ग्राम स्तर पे ग्राम सभा लगा के आ जाते हैं। ठीक है, ग्राम स्तर पे कौन सा पंचायत होगा, ठीक है, कौन सा होगा ग्राम स्तर पे, ग्राम पंचायत। ठीक है, ध्यान में ग्राम रखिएगा। पंचायत। प्रखंड स्तर पे कौन सा समिति होगा, प्रखंड अंडर पे कौन होगा, प्रखंड अंडर पे पंचायत ब्लॉक पंचायत। पंचायत समिति। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रखंड स्तर पे क्या होगा, पंचायत समिति। जिला स्तर पे कौन होगा, जिला जिला परिषद। जिला परिषद। ठीक है, जिला स्तर पे क्या होगा, जिला परिषद। ठीक है, पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर पे 1/3 स्थानों पर महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था होती है, मतलब कम से कम। ठीक है, 33% आरक्षण महिलाओं को देना है, लेकिन बट इट डिपेंड टोटली ऑन स्टेट, मगर ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। महिलाओं का आरक्षण तो देना है, लेकिन कितना देना चाहती है, लेकिन 33% से कम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बढ़ा सकते हैं। जैसे बिहार सरकार ने कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया महिलाओं के लिए, 50%। 50% है। ठीक है, लेकिन कम से कम कितना प्रतिशत देना पड़ेगा, 30। 33% देना पड़ेगा कम से कम। अभी नारी बंधन योजना में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है, यही 33%। हाँ, तो सब जगह हो गया आप 33%। ठीक है, एक तरह से समझिएगा। तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पे कितने के माह के अंदर में निर्वाचन करवा लेना पड़ेगा, 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर निर्वाचन करवा लेना होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राज्य की, ठीक है, किस निधि से इन संस्थाओं का अनुदान देने की व्यवस्था की गई, किस निधि से मतलब इनको मिलेगा। ठीक है, राज्य के किस निधि से मतलब इन संस्थाओं को मतलब अनुदान मिलेगा, मतलब वित्तीय सहायता मिलेगा, किस निधि से, संचित निधि से। ठीक है, इनके लिए जो वित्त आयोग जो संचित बनेगा, निधि। इनके लिए वित्त आयोग जो बनेगा, किनके द्वारा नियुक्त की, किसके द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाएगी इनके लिए, ठीक है, तो राज्यपाल से। ठीक है, राज्यपाल। ध्यान में रखेंगे। अब आते 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य जो था कौन था, कर्नाटक था। 73वां संविधान संशोधन आपका होता है, उसके बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य जो था कर्नाटक था। कर्नाटक बहुत या आंध्र इंपॉर्टेंट है। प्रदेश, नहीं सॉरी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ना। इसमें कहीं पे मध्य प्रदेश लेता है, इसमें कर्नाटक दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन, कहीं कहीं पे मध्य प्रदेश भी है, कहीं कहीं पे कर्नाटक भी है। ठीक है, अभी आज तक क्लियर नहीं हुआ, मैं तो बहुत जगह पे कर्नाटक भी पढ़ा हूँ। देख लीजिए लक्ष्मीकांत में क्या है। ठीक है, या तो मध्य प्रदेश होगा या फिर कर्नाटक होगा, दोनों में विवाद होता है। एक प्रश्न और भी है, साल में, ठीक है, पंचायती राज्य की कम से कम कितनी बैठक होंगी, 2 3 4 5, 2 बैठक। 4 बैठक होता है। ठीक है, ध्यान में कितना होता है, यहाँ पे वही दिक्कत है, 4 बैठक होता है। कोरम कितना होता है, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25। 1/10। 20। बहुत सुंदर, वेरी गुड, 1/20 कोरम होता है। ठीक है, यही सब गलती होता है, यही सब आपको मेरे क्लास में आपको क्लियर देखने को मिलेगा। ठीक है, संसद विधायक वाला एमएलए और एमपी से निकल कर आ जाए, इसमें कोरम 1/20 होता है। ठीक है, 1/20 अगर से कम अगर कोरम होगा तो होगा ही नहीं। ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं, सॉरी सॉरी, ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं,
तो चुनकर आते हैं जनता के द्वारा। अरे अक्षय जी माइक बंद कीजिए। ठीक है, जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, या फिर गांवों में मतलब जो मतदाता सूची जो बनती, ग्राम पंचायत की जो सूची जो बनती है, उनके सारे सदस्य उनके अपने आप ऑटोमेटिक मतलब जो वोट देने के लायक होते हैं, सब उनके मतलब क्या होते हैं, उनके मतलब क्या बोलते हैं, सदस्य बन जाते हैं। जनता द्वारा चुन के आते हैं। जनता द्वारा नहीं चुनकर आता है। ठीक है, गांव में जो मतलब जो सदस्य जो होते हैं, जो वोट देने वोटर वाले जो लिस्ट होते में हैं, वो सबके जिनका सब, जिनका भी नाम है वो हाँ ग्राम नाम सभा है के ना, सदस्य है। सबके सब ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, जी। ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखिएगा, 4 बैठकें होती है 3-3 महीना पे। ठीक है, कम से कम। और बात करेंगे कम से 1/20 मतलब कोरम होता है। ये सब थोड़ा नया चीज है जो कि इसके लिए आपको जानना जरूरी है। इनको कार्य को पूरा करने के लिए एक मतलब सरकारी, ठीक है, कर्मचारी भी होता है जिनको सचिव बोलते हैं, पंचायत सचिव। ठीक है, जो कि मुख्यतः ग्राम पंचायत के मतलब कार्य को मतलब देखता है। ठीक है, चलिए आप देखें 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के किस में, तो वहां पे ग्राम पंचायत समिति में आप लोग क्या देख रहे थे, सॉरी ग्राम पंचायत में आप लोग कौन सा देख रहे थे, तो आप लोगों ने देखा कौन सा, भाग 9। यहाँ पे मतलब कौन सा हो जाएगा, तो भाग 9 का ए क्या हो जाएगा, भाग 9 का मतलब क्या हो जाएगा, भाग 9 का ए। ठीक है, क। ठीक है, इसमें आर्टिकल्स की बात करेंगे तो वहां पे कहां से कहां तक था, ठीक है, ए से लेके ओ तक था। ये 243 का तौ से लेके य छ तक का क्या होगा इसका हिंदी, मुझे नहीं याद है। MNO पी से लेकर के ZG तक 243 पी से पी ZG। से लेके जेड जी तक होगा। ZG। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके लिए वहां पे 11वीं से अनुसूची था, तो इसके लिए कौन सा अनुसूची होगा, 12वीं। 12वीं अनुसूची होगा। कौन सा 12वीं। अनुसूची होगा, 12वीं अनुसूची होगा। ठीक है, उसमें 29 विषय थे, इसमें कितने विषय आए थे, 18। अरे 29 किसमें कितने होते हैं, 2 पे 9 29, 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके विषय आ जाएंगे। ठीक है, कितने विषय होंगे, 18 विषय होंगे। ठीक है, अब 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें क्या क्या है, तो नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित होंगे। तो नगर पालिका में भी और पंचायतों में भी, ठीक है, दोनों जगह पे 1/3 है। तो अब हमें बिहार की बात करेंगे, तो महिलाओं को ग्राम पंचायत के चुनाव में, ठीक है, 50% आरक्षण दिया गया था, केवल ग्राम पंचायत में दिया गया है, या फिर नगर पालिकाओं में भी महिलाओं को बिहार सरकार ने 50% आरक्षण दे दिया है, दोनों जगह है या फिर केवल ग्राम पंचायत में है ये व्यवस्था। ग्राम पंचायत। केवल ठीक ग्राम है, पंचायत में है ना, पंचायती राज नहीं में है। दोनों जगह, दोनों जगह पे। ठीक है, दोनों जगह पे 50% है। ठीक है, अरे नगर वाह। पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर पूछे कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, नगर पालिका में अनुसूचित जाति वहां पर भी है, पंचायतों में भी है, पचास कितना प्रतिशत परसेंट आरक्षण मिलेगा, 10%, 15%, 5%, या फिर इनमें से कोई नहीं, कितना, कोई नहीं। तो कोई नहीं तो क्या होगा, 10%। हम्म, इनको 10%। आरक्षण देने की बात तो की गई है, लेकिन कितना परसेंट आरक्षण देंगे ये फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि जनजाति अनुसूचित जनजाति की संख्या कहीं पे कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो इसीलिए इनको आरक्षण दिया जाएगा, इनके जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए जहां भी क्वेश्चन है तो लिखा रहेगा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण देने की बात तो की गई है, लेकिन कैसे आरक्षण देंगे, तो इनके जनसंख्या के अनुपात में देंगे। ठीक है, जो इनकी जनसंख्या रहेंगे ना, उस जनसंख्या के अनुपात में इनको आरक्षण देने की बात कही गई। ठीक है, नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर मतलब चुनाव कराना होगा। अब क्या महत्वपूर्ण प्रश्न, नगर पंचायत आप देखेंगे, नगर पालिका के लेके देखेंगे, जैसे वहां पे त्रिस्तरीय में क्या क्या था, क्या था, ग्राम पंचायत था, पंचायत समिति था, जिला परिषद था। यहाँ पर भी होता है। ठीक है, नगर पंचायत होता है ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, उसको नगर पंचायत बोलेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा कोई ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन आपको देखेंगे सो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, तो उसको नगर पंचायत बोलेंगे। नगर पंचायत होगा आप लोग के यहाँ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद के नगर परिषद, नगर परिषद छोटे नगर क्षेत्र के लिए नगर परिषद होता है, और सबसे बड़ा जो होता है बड़ा नगर निगम क्षेत्र होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, नगर निगम क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। बिहार में सबसे पहला नगर निगम कौन सा है, आरा। महानगर निगम हम्म, पटना।
पटना नगर निगम शायद बिहार में सबसे पहला नहीं है सर, आरा नगर निगम शायद सबसे पहला आरा है। है आरा। आ रहा सर। ये प्रश्न फंसा देता है, ठीक है। आरा नगर निगम बिहार में सबसे पहला है, ठीक है। चलिए, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में की गई थी 1688 में, और 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी, और वहीं पे सबसे पहला मेयर भी बनी थी जिसका नाम क्या, ताराचेरियन। ठीक है, भारत का पहला मेयर कौन हो जाएगा? सारा चलिए। ताराचेरियन, ठीक है। तो मद्रास नगर निगम की स्थापना सबसे पहले की गई थी। बिहार में नगर निगम कितने हैं बताइए? 15, 16, 19, 15। 16, 17, 18, 16 19, कितने बताइए? 16। नहीं, बिहार में टोटल, ठीक है। बिहार में टोटल आई थिंक 19 नगर निगम होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए, 19 नगर निगम है और शायद 84 नगर परिषद है। एक बार क्रॉस चेक करके जरा हमको बता दीजिए, ठीक है। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन पहले बिहार बीपीएससी के एग्जाम में पढ़े थे सर तो 13 भूल गया नगर, होऊंगा। किससे 13 नगर निगम है ना। 13 तो होगा ही नहीं, ठीक है। 16 से ज्यादा होगा, 16 तो बहुत पहले से 3-4 साल पहले ही 16 था। ठीक है, आई थिंक अभी 19 नगर निगम होगा और 84 नगर परिषद होगा, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। चौरा आ- नगर नगर परिषद 46 है, 84 तो नगर पंचायत है। मैं हाँ सर, हम पढ़े नहीं थे नहीं, फॉर्म नगर वाला बुक में पंचायत पढ़े तो, थे बिहार नगर स्टेट का। पंचायत 150 से ज्यादा होगा नगर पंचायत, ठीक है। चलिए एक बार चेक कीजिए सही से। तो वन है कि महत्वपूर्ण क्या? सर हम बुक में पढ़े, क्राउन वाला में वही दिया था, इसका मैंने 19 बुक में ही गलत है, दिया नहीं, हो देख, सकता है। 19 ही है, नगर क्राउन निगम वाला 19 आपका ही है। गलत है, ठीक है। क्राउन वाला पहले का होगा। नगर निगम मेरे हिसाब 19 से ही है 19 को नगर होगा, निगम। नगर परिषद 84 को होगा, और साथ नगर पंचायत 150 प्लस 151, 152 के आसपास होगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं शून्यकाल। कि शून्यकाल क्या होता है? संसद के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो है उस पर जरा हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा निकल गया शून्यकाल। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय को शून्यकाल कहते हैं, ठीक है। तो संसद में दोनों सदन की बात हो रही है, प्रश्नकाल के बाद का जो समय जो होता है उसको शून्यकाल कहते हैं। और शून्यकाल कितने बजे से प्रारंभ होता है, क्या बताएंगे? तो 12 बजे से चलता है और 1 बजे 12 से तक, 1। एक बजे दिन तक चलता है। मतलब शून्यकाल की अवधि की बात करें, 1 घंटा होता है। कितना होता है? 1 घंटा होता है, ठीक है। कब से शुरू होता है प्रश्न शून्यकाल? तो 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक चलता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आज शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और इस कार्य अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है, ठीक है। इस काल के दौरान सदस्य, ठीक है, अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते, इसलिए इसको शून्यकाल कहते हैं, ठीक है। अब पूछा भी जाता शून्यकाल मतलब एक परंपरा है जो किसकी देन है, ठीक है। तो भारतीय संसद की ही देन है बस शून्यकाल, ठीक है। तो कितने बजे? 12 से 1, लेकिन वर्तमान में शून्यकाल 1 से 2 बजे तक चलता है। वर्तमान में शून्यकाल कितने से कितने बजे तक चलता है? 1 से 2 बजे तक। संसद के 1 से नियमावली 2। में शून्यकाल का कोई नाम आपको नहीं देखने को मिलता है। समाचार पत्रों के द्वारा मुख्यतः ये नाम दिए गए हैं। सदन का स्थगन क्या होता है? तो सदन के स्थगन द्वारा सदन के कामकाज के लिए, ठीक है, विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। या कुछ घंटे, दिन, सप्ताह भी हो सकता है, जबकि 17 द्वारा सत्र की समाप्ति होती है। तो दोनों प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो प्रश्न आपको देखना चाहिए, ठीक है। पहले बोलोगे सदन का स्थगन क्या होता है और 17 क्या होता है। तो 17 में क्या होगा, ठीक है। 17 में क्या होगा? तो 17 में सदन को ही हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए नहीं, मतलब नया सदन आएगा तो तब तक उसको समाप्त कर दिया 17 में, ठीक है। और जबकि स्थगन में क्या होगा? स्थगन में जिसे नहीं बोलते चलो सदन को स्थगित किया जाता है, तो 2 घंटा के लिए स्थगित हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है, 1 सप्ताह के लिए हो सकता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो स्थगन और मतलब क्या होता है? तो स्थगन और मतलब आपको ध्यान में रखना है, 17 में आपको ध्यान में रखना है, 17 में सदन की समाप्ति हो जाती है। जबकि स्थगन में कुछ एक मतलब बोलते हैं स्थगन तत्काल के लिए, मतलब सदन को मतलब वो किया जाता है, होल्ड पे किया जाता है, ठीक है। ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब आते हैं विघटन क्या होता है। विघटन केवल लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का विघटन होगा? नहीं, देवी और सज्जनों, नहीं। क्यों नहीं होगा राज्यसभा का विघटन? स्थायी सदन है वो।
क्या है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, अस्थाई सदन है, इसीलिए उसका विघटन नहीं हो सकता है, ठीक है। हालांकि स्थगन की बात करेंगे, ठीक है, तो दोनों सदन का स्थगन हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 17 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखें दोनों सदन का। समझ रहे हैं ना। चलिए, अनुपूरक प्रश्न क्या होता है। तो सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है कि स्पष्टीकरण है तो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है, ठीक है। मतलब सदन में किसी सदन द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है उसके स्पष्टीकरण में प्रश्न पूछा जाएगा। पहले उत्तर दिया जा चुका है लेकिन फिर से उनके स्पष्टीकरण के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, उसको अनुपूरक बोलते हैं, ठीक है। उसका तारांकित प्रश्न क्या होता है। तो जिन प्रश्नों का, ठीक है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है ऐसे प्रश्न को तारांकित प्रश्न कहते हैं, ठीक है। मतलब सदन में जो सदस्य जो होता है उसका उत्तर तुरंत चाहता है, ऐसा मुझे मतलब हो सकता है वो बहुत महत्वपूर्ण मामले पे प्रश्न हो, ठीक है, तो ऐसे समय तारांकित क्या होता है, मतलब उनका उत्तर वो तुरंत चाहते हैं। और ध्यान में रखिएगा, तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, क्योंकि तुरंत तो है तो फिर से मतलब कागजी कार्रवाई के द्वारा होगा नहीं, समय लगेगा, इसलिए तारांकित प्रश्नों का उत्तर तुरंत होता है। तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब अनुपूरक प्रश्न क्या होगा, जैसे किसी ने उत्तर दे दिया तारांकित प्रश्न के और लेकिन फिर भी उसे स्पष्टीकरण नहीं मिलता था, फिर दोबारा से पूछ सकते उस उत्तर के स्पष्टीकरण के लिए, ठीक है। जैसे मैंने किसी चीज का आंसर दे दिया लेकिन हो सकता है कुछ लोग सेटिस्फाइड ना हो, तो फिर दोबारा उस पे मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसको तारांकित प्रश्न उसको क्या बोलते हैं, अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। इस प्रश्न का तारा लगाकर अन्य प्रश्नों से साथ इसका भेद किया जा सकता है, ठीक है, अन्य प्रश्नों के साथ इसका भेद भी किया जा सकता है, उसे तारांकित हो गया। दूसरा क्या होता है, अतारांकित प्रश्न होता है। तो जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं। तो तारांकित प्रश्न लिखित देंगे कि मौखिक देंगे, इंपॉर्टेंट है ये सब। मौखिक। मौखिक देंगे, जबकि अतारांकित प्रश्न कैसे देंगे, लिखित रूप में चाहते हैं, ठीक है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है, इन प्रश्नों को अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है, इन प्रश्नों में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तारांकित में आप लोग प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक प्रश्न पूछते थे। तो अनुपूरक प्रश्न क्या होता है, अनुपूरक प्रश्न वाले जो किसी सदस्य के द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पे समय में उत्तर दिया जा चुका है फिर भी स्पष्टीकरण है तो उस पर काउंटर क्वेश्चन जो पूछेंगे उसको अनुपूरक क्वेश्चन कहेंगे, ठीक है। तो तारांकित में काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं जबकि अतारांकित में नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अब होता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की सदन को ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के, ठीक है, निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है। अब सदन में कोई पहले से कोई कार्य चल रहा है लेकिन बीच में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण घटना हो जाए, जैसे कोई बिल पे चर्चा चल रहा है लेकिन देश में कुछ ऐसा घटना हो जाए जिसपे वो बिल पे बाद में तो कर सकते लेकिन इस पे चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। और जब स्थगन प्रस्ताव जब लाएंगे तो ऐसे क्रम में जो पहले से जो कार्य जो चल रही थी उस कार्य को रोक दिया जाएगा, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण मामले का जो मुद्दा जो होगा उस पर मतलब बात करने लगेंगे, ठीक है। लेकिन स्थगन प्रस्ताव को पास कराने के लिए, ठीक है, सॉरी पेश करने के लिए तो कम से कम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। और जब स्थगन प्रस्ताव अगर पेश हो जाएगा तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो प्रश्न जो चल रही थी ना वो प्रश्न को वहां पे मतलब उस चीजों को मतलब रोक के, ठीक है, नया वाला जो ज्वलंत मुद्दा जो है उस पर मतलब बात होना लगेगा। जैसे कि सभी हाल फिलहाल में सर मणिपुर वाले मामले पर स्थगन प्रस्ताव को सर प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। कितने सदस्य चाहिए स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए, कितने सदस्य का कम से कम अनुमति होना चाहिए, 50। कम से कम 50, ठीक है, ध्यान में रखें कम से कम 50 सदस्यों की। अब आता है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है, जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो उन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है, उन्हें अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। अब प्रश्न पूछने के लिए आपको कम से कम देखेंगे 10 दिन की अवधि चाहिए होता है, ठीक है। यह अवधि देने का काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर, कौन देने का काम करेगा, किसका काम होगा, स्पीकर। स्पीकर, ठीक है। लेकिन अब अल्प सूचना प्रश्न में, ठीक है, 10 दिन की से कम अवधि देकर पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड फंड जिसको संचित निधि कहते हैं, संविधान के किस भाग में आपको देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान किया गया है, 266। बिल्कुल 266 में, ठीक है, 266 में क्या है,
आकस्मिक। आकस्मिक निधि, ठीक है। आकस्मिक निधि की बात करेंगे 267 में है, और संचित निधि की बात करेंगे किसमें है, 266 में है। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जा सकता है। संचित निधि से कोई धन ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं? संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा व्यय किया जाता है, ठीक है। और ये राज्यों के करों एवं शुल्कों में उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है उसको निधि में डाल देते हैं। संचित निधि में कौन सा डालेगा? भारत सरकार का जो टोटल जो इनकम वगैरह जो आएगा वो संचित निधि में आता है, लेकिन कब सरप्लस आता है? सरप्लस क्या होगा? राज्यों का जो हिस्सा जो होगा जो उनको दे देंगे वो संचित निधि में आएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि का वेतन भत्ते इसी निधि से दिया जाता है। तो भारत के जो अधिकारी जो होंगे उनका सैलरी किस निधि से देंगे? नहीं, आकस्मिक निधि से नहीं, ठीक है, संचित निधि से देते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हमें ये बताइए प्रधानमंत्री का वेतन किस निधि से देंगे? किसी निधि से नहीं देते हैं प्रधानमंत्री का वेतन संचित। पहले तो प्रधानमंत्री को वेतन मिलता नहीं है, ठीक है, भत्ते वगैरह उनके अलाउंस वगैरह मिलते हैं, ठीक है, लेकिन उनको संचित निधि से नहीं दिया जाता है, ठीक है। संसद मतलब एक तरह का मतलब आयोग मतलब क्या बोले उसको, कुछ तैयार करता है, उससे उनको सैलरी मतलब उनको वो सब कुछ फंड वगैरह सब कुछ मिलता है। संचित निधि से केवल भारत के अधिकारी, हमारा अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, फिर हमारे जो वरीय जो अधिकारी होंगे उनको सैलरी इनसे मिलेगा संचित निधि से। अब आते आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि की संविधान के किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है? 200। आकस्मिक का मतलब क्या होता है? आकस्मिक का मतलब विपत्ति आ जाना, आफत आ जाना। ये फंड हमारा रिजर्व है, ठीक है। जब हमारे ऊपर किसी भी तरह का महत्वपूर्ण दिक्कतें आएगी, ठीक है, हमारे ऊपर मतलब कैसे विपत्ति आ जाएगी, तब इसमें से पैसा निकालेंगे, ऐसे पैसा नहीं निकालेंगे। विशेष परिस्थिति के लिए इसको रखा गया। मान लीजिए देश में नेशनल इमरजेंसी आ जाए, ऐसे परिस्थिति में यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। भारत सरकार आकस्मिक निधि की स्थापना के इनमें जमा धनराशि का वे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जाए। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकते हैं, विशेष परिस्थिति में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति, संसद सबका मतलब मुख्य रूप से परमिशन लेके ही आप निकाल सकते हैं। विशेष परिस्थिति में निकाला जाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। बाकी हमारा संसद निधि, संचित निधि जिंदाबाद है, ठीक है। आधे घंटे की चर्चा, सदन में कभी कभी आधे घंटा की चर्चा होती है, जो कि 5 से लेकर 5:30 बजे के बीच में, मुख्यतः हल्का फुल्का लंच के बाद हल्का फुल्का बात है, गॉसिप टाइप का होता है। इसमें क्या होता है? जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया होगा उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन होता है, ठीक है। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जाती है। राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन, जिसे सभापति नियत करे, सामान्यतः 5 से लेकर 5:30 बजे के बीच की जाती है। ऐसी चर्चा का विषय प्राप्त लोक महत्व के होने चाहिए तथा विषय हाल में किसी तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना का प्रश्न रहा हो, जिसे उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले में स्पष्टीकरण आवश्यक हो। ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व देनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आधे घंटे की जो चर्चा जो होती है, यहाँ पे अगर किसी मुद्दा को उठाया जाएगा तो उसकी सूचना, ठीक है, 3 दिन पहले मतलब देना पड़ेगा, किसे? स्पीकर को, ठीक है। तभी हमने बताया तारांकित, अतारांकित और मतलब कौन सा अल्प सूचना आपके जो प्रश्न जो होते हैं उन पे बात किया। ये सब प्रश्न, ये सब सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आजकल तो खूब पूछा जा रहा है, मतलब एक कल्चर बन गया है यहाँ से प्रश्न उठाने का, ठीक है। अब आते अल्पकालीन चर्चाएं। अल्पकालीन चर्चा क्या होता है? तो भारत में इसकी प्रथा की शुरुआत 1953 के बाद हुई। इसमें लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसी चर्चा के लिए स्पष्ट कारणों सहित सदन महासचिव को सूचना देना आवश्यक होगा। इस सूचना पर कम से कम 2 अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए, ठीक है। तो अल्पकालीन कौन सा? तो अल्पकालीन चर्चाएं। अल्पकालीन चर्चाएं की शुरुआत कब हुई? तो 1953 में हुई। कब हुई इसकी सूचना? बिल्कुल 1953 में इसकी मतलब शुरुआत होती है। और इस चर्चा में मुख्यतः लोक महत्व के प्रश्न सदन पे ध्यान आकर्षित किया जाता है। तो ऐसी चर्चा के लिए स्पष्ट कारणों से इस सदन का महासचिव को सूचना देना पड़ेगा। क्यों चर्चा करना चाहते हैं, क्या कारण है, वो भी बताना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। जो आदमी पूछना चाहता है, ठीक है, उनका और कम से कम 2 अन्य सदस्यों का, ठीक है, 2 अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। विनियोग विधायक। अब विनियोग विधायक क्यों होता है? अभी जस्ट हम लोग संचित निधि के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो विनियोग विधायक से भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। भारत की संचित निधि से कोई धन विनियोग विधायक के अधीन ही निकाला जाएगा। मतलब भारत सरकार को 5,000 करोड़ रुपया चाहिए,
तो क्या भारत सरकार का संचित निधि से जैसे मन करेगी वैसे निकाल लेगी? नहीं निकालेगी ना। ठीक है, इसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा? इसके लिए विनियोग विधायक लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा इसके लिए? विनियोग विधायक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो विनियोग विधायक के द्वारा ही मतलब संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। सिंपल प्रश्न आएगा, संचित निधि से पैसा निकाले कौन सा विधायक लेकर आते थे? विनियोग विधायक। ठीक है, ध्यान में आपको रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आपको रखिएगा। ठीक है, भारत सरकार को अगर पैसे की खर्च है तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? संचित निधि से। लेकिन संचित निधि से क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसके लिए उनको कौन सा विधायक लाना पड़ेगा? तो विनियोग विधायक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या होता है? लेखानुदान, जैसा कि विदित है, विनियोग विधायक से पारित होने के बाद ही भारत के संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, परंतु किंतु सरकार को इस विधायक के पारित होने से पहले भी क्या किंतु, ठीक है देखेंगे, किंतु इस विधायक के पारित होने से पहले भी रुपयों की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, निर्णायक आवाज कहां से आई है? माइक बंद करके रखिए। ठीक है, अब देखिए, विनियोग विधायक पारित होने से पहले भी अगर भारत सरकार को रुपए की अगर आवश्यकता होती है तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 116 का ए के अंतर्गत लोकसभा लेखानुदान वोटर अकाउंट पारित करके, ठीक है, सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं है। लेखानुदान के तहत जो पैसा निकालेंगे उसके लिए बजट में तो पूरा चीज मतलब दिया रहेगा। ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, लेखानुदान, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लेखानुदान के द्वारा जो पैसा निकालेंगे उसके लिए मतलब बजट में मतलब चीजों को मतलब वो नहीं देना है। ठीक है, लेकिन विनियोग विधायक की तरफ जो पैसा निकलेगा उसके बारे में बजट में भी चर्चा होगी। तो सरकार को इतना पैसा गया, सरकार ने इस फंड में खर्चा किया। लेकिन लेखानुदान में मान लीजिए कि विनियोग विधायक एक समय होता है ना, आने से पहले, बजट से कुछ दिन पहले आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेखानुदान कभी भी आ सकता है। जैसे 500 करोड़ रुपया सरकार को गया लेकिन उनको अधिक और पैसे चाहिए विशेष परिस्थिति में, तो ऐसे कंडीशन लेखानुदान। ठीक है, जिसको वोटर अकाउंट कहते हैं। आर्टिकल किस में है? तो 116 के 1 में है। ठीक है, बजट की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको? वार्षिक वित्तीय विवरण। किसमें? वार्षिक वित्तीय विवरण आ गया इसमें 112। देखिए, आप देखें, वित्त विधायक की बात करें, फाइनेंस बिल, संविधान का अनुच्छेद 112 वित्त विधायक को परिभाषित करता है। जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलकर वित्त विधायक की रचना होती है। सामान्यतः वित्त विधायक उस विधायक को कहते हैं जो राजस्व व्यय से संबंधित होता है। संसद में महावीर वाला तो माम, ठीक है, देखेंगे। ठीक है, संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधायक न धन विधायक नहीं होती। ठीक है, सभी वित्त विधायक की बात करेंगे, धन विधायक नहीं होती है। ठीक है, इसलिए वित्त विधायक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में नहीं। ध्यान में रखिएगा, धन विधायक कहां प्रस्तुत किया जाएगा? धन विधायक कहां से प्रस्तुत किया जाएगा? केवल लोकसभा में। लोकसभा में। ठीक है, लेकिन वित्त विधायक दोनों जगह पे किया जाता है, दोनों में, बिल्कुल, संसद में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कहते हैं सारा वित्त विधायक धन विधायक नहीं हो सकता है, लेकिन सारा धन विधायक वित्त विधायक जरूर हो सकता है। अब वित्त विधायक की बात करेंगे, धन विधायक है कि नहीं, इसको तय करने की जिम्मेवारी किसके पास होगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को। सारा वित्त विधायक क्या हो सकता है? सॉरी, सारा धन विधायक क्या हो सकता है? सारा धन विधायक वित्त विधायक हो सकता है, लेकिन सारा वित्त विधायक धन विधायक नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसकी जिम्मेवारी किसे दी गई इसे तय करने की? लोकसभा अध्यक्ष। चलो, वित्त विधायक को डिफाइन, मतलब फाइनेंस बिल को डिफाइन कौन सा आर्टिकल्स करेगा? 112। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये तो वार्षिक वित्तीय विवरण है सर, वित्त विधेयक तो उसी के अंतर्गत ये भी डिफाइन होता है। वो आप वित्त आयोग बात कर रहे हैं, आप 280 में जो वित्त आयोग है। 117 हो जाएगा ना, 117 हो जाएगा। हाँ, 117 होगा, सॉरी, ठीक बोले सर। 117 में क्या है? वही है, वित्त विधेयक के बारे में बंद किया गया है। ये गलत दिया है ना यहाँ पे, तो अरे ये तो 112 में है। है क्या? 112 में है वित्त विधेयक। 112 सर, 112 और 112 में कब से होने लगा सर वित्त विधेयक? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ चल जाएगा? 113 में, 117 में कुछ और है। वही है 117 बराबर वित्त विधेयक, 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ये फुल्ली गलत है। दोनों सही है, 112 और 117 दोनों सही है, चेक कर लीजिए दोनों सरकार जगह में खाते। बीत विधायक है। सही सही बताया, 117 में 112 बीत में में, तो लेकिन बीत इंक्लूडेड भी, है ना। अरे है तो ठीक है, वो है वार्षिक वित्तीय विवरण है, ताकि वार्षिक वित्तीय विवरण इसमें बात क्या बोला, ये नहीं बोला सब बीत विधायक, इसमें ये बोला है संविधान का अनुच्छेद 112 बीत विधायक को परिभाषित करता है। ठीक है, ये नहीं बोला है संविधान के अनुच्छेद 112 में बीत विधायक है, परिभाषा कैसे निकालेंगे बीत विधायक का। ठीक है, तो ये डिफिनेशन 112 के तहत प्राप्त होता है, सो बात बोला, ये चेक कीजिए इसका डिफिनेशन 112 में है कि नहीं। हालांकि बीत विधायक तो 117 में है, सही है। ठीक है, अच्छा, डालते हैं कुछ समय के बाद इसका पूरा एक बार डिटेल। चेक कीजिए इसका। ठीक है, पूरा डिटेल्स क्या चेक करना चाहिए अभी चेक कीजिए। ठीक है, अब आता है धन विधायक। संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंधित विधायक को धन विधायक कहते हैं। संविधान के, ठीक है, अनुच्छेद किसमें आपको धन विधायक देखने को मिलता है? 110 के ए के उपखंड क से लेके छ तक, छ को क्या पढ़ेंगे, च छ ई एफ जी, ठीक है, के उल्लेखित विषयों से संबंधित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, धन विधेयक को राष्ट्रपति के पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। ठीक है, और धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? किसकी अनुमति से राष्ट्रपति धन विधेयक को की। प्रस्तुत किया जाएगा? बिल्कुल राष्ट्रपति की अनुमति से ही, मतलब क्या होगा, धन विधेयक को मतलब क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुपूरक अनुदान क्या होता है? यदि विनियोग विधायक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के व्यय किए गए जाने के लिए कोई प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है, पहले भी बता चुके, बार बार क्यों दे रहा है। ठीक है, 500 करोड़ रुपया सरकार की जरूरत है, सरकार ने 500 करोड़ रुपए के विनियोग विधायक भी पारित किया, लेकिन बीच में कुछ ऐसा परिस्थिति हो गया, उनको 700 करोड़ चाहिए, तो अब उनको 200 करोड़ में फिर से विनियोग विधायक नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि बजट के आसपास आता है। ठीक है, इसके बजट में उल्लेख भी नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अनुपूरक अनुदान लेके सरकार 200 करोड़ रुपया निकाल सकती है। ठीक है, और किसी अन्य सेवा पे खर्च और आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाएगा। अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधायक दोनों के लिए एक एक प्रक्रिया विहित की गई है। ठीक है, अब आते हैं बजट सत्र क्या होता है। 3 प्रकार के बजट सत्र होते हैं, सॉरी सॉरी, 3 पर नहीं, संसद के सत्र होते हैं, 3 प्रकार के बजट सत्र नहीं होते। ठीक है, बजट सत्र वन ए टाइप ऑफ संसद के सत्र। ठीक है, संसद के 3 सत्र आप लोग जानते हैं ना, क्या होता है? BMW मस्त है BMW। बी से बजट, एम से मानसून और डब्ल्यू से विंटर। ठीक है, अभी भी संसद का सत्र चल रहा है। ठीक है, अब महुआ मोतरे का मोय मोय हो गया है। ठीक है, निकाल दिया गया है उसको महुआ मोतरे का, बाहर निकल के बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी वो। हमको कहा ने कहा ना, एक भी तृणमूल कांग्रेस का संसद नहीं पसंद आता है। हमको अधीर रंजन चौधरी ठीक लगता है, मतलब जो भी हो कुछ भी हो, बंगाल से वो भी आता है, ठीक लगता है। इसका संसद क्या अपने आप को समझते रहता है संस्था से, मतलब कुछ बन गए क्या, मतलब राष्ट्रपति टाइप का मतलब फीलिंग आते रहता है इन लोग को, इन अजीब अजीब सबको बात सब लगता बोल है रही कि थी। हम हाँ, बताओ तो भाई ये सब कौन है? ब्रिटिश आपको बोलेंगे क्राउन अपना नहीं है, टेलीग्राम का ब्रिटिश लॉगिन का करवा राजा दीजिए। क्वीन आप वही है। करवाएंगे टेलीग्राम का अपना लॉगिन? ठीक है, आइए अपना संसद का मतलब लॉगिन करवा दी थी उसको, कोने कोने को इंडस्ट्रियल था उसको, संसद का लॉगिन करवा दी, पूरा एक्सेस दे दी थी अपना। चलिए वर्तमान में बात करेंगे, बजट सत्र कितने तारीख को प्रारंभ होता है? 31 जनवरी से शुरू होता है और 13 जनवरी तक चलता है। ठीक है, दूसरा हिस्सा 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलता है। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होती है। इसे बजट सत्र इसलिए कहते हैं कि इस सत्र का आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट विचारित और पारित किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिए 27 बैठकें होती है। ठीक है, बजट सत्र प्रारंभ की बात करेंगे, 31 जनवरी को से प्रारंभ होता है। बजट किस तारीख को प्रस्तुत किया जाता है? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को बजट क्या है, प्रस्तुत किए कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और उससे पहले बात करेंगे तो वहां पे कौन सा रिपोर्ट आता है, वार्षिक क्या बोलते हैं उसको, आर्थिक सर्वेक्षण। कितने तारीख को आता है आर्थिक सर्वेक्षण? 31 जनवरी। एक दिन पहले। ठीक है, अब आते एक होता है क्या, सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय यह है कि अपने पद पर तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे निम्न सदन अर्थात लोकसभा में बहुमत का समर्थन होगा। लोकसभा का विश्वास होते ही मंत्रिपरिषद को तुरंत ही मतलब क्या देना पड़ेगा, तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द है। एक होता है कटौती प्रस्ताव। ये शब्द क्या, कटौती प्रस्ताव क्या होता है?
सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष के द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है। सरकार की नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्राय 1 रुपया की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, जिसका अर्थ यह भी होता है कि सरकार मांग के मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। ठीक है। 1 रुपया के कटौती का प्रस्ताव किया जाता है। ठीक है। इसको कटौती प्रस्ताव कहते हैं। सरकार के खिलाफ लाते हैं और कौन लेकर आएगा कटौती प्रस्ताव? तो विपक्ष लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा? तो विपक्ष लेकर आएगा कटौती प्रस्ताव। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। सीधा सीधा प्रश्न पूछे, कटौती प्रस्ताव कौन लेकर आता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, ये कौन लेकर आएगा? सत्ता पक्ष लेकर आएगा कि विपक्ष लेकर आएगा? कौन लेकर आएगा? बिल्कुल विपक्ष लेकर आएगा। ठीक है। सत्ता पक्ष के लिए मतलब विपक्ष लेकर आएगा। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव इसको कहते हैं। अब बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाएंगे? लोकसभा में लाएंगे या फिर राज्यसभा में? फिर किसी भी सदन में ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में। किसी भी सदन में गलती से भी मत बोलिएगा। ठीक है। ध्यान में रखिएगा कहाँ पे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य के द्वारा रखा जा सकता है। ठीक है। प्रस्ताव में कम से कम 50 सदस्य का होना आवश्यक है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पे चर्चा होना भी आवश्यक है। चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है। ठीक है। मोदी जी के ऊपर 2 बार मतलब ठीक है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया 2018 में लाया गया। ठीक है। और दूसरा बार अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे पे लाया गया। किसके द्वारा? रंजन क्या कौन गोगोई था उसका नाम? रंजन गोगोई नहीं, रंजन गोगोई ने आदि से बेचारा वो क्या लेंगे, कोई है गोगोई है, उसी ने मतलब प्रस्तुत किया था, कांग्रेस का नेता है। ठीक है। 2 बार मोदी जी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आया था। ठीक है। इंदिरा गांधी के ऊपर 15 बार अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले किनके? तो नेहरू जी के ऊपर सबसे पहले लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन सबसे पहले किस प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा था अविश्वास प्रस्ताव की वजह से? मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई को ना? ये प्रस्ताव चरण सिंह ना चौधरी चरण सिंह नहीं है, बीपी सिंह को त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है। अब आते हैं मूल प्रस्ताव क्या होता है। तो मूल प्रस्ताव अपने आप में संपूर्ण प्रस्ताव होता है। ठीक है। जो सदन के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि उसे सदन के फैसले के अभिव्यक्ति हो सके। निम्नलिखित मूल प्रस्ताव होते हैं, जैसे ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव मूल प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव, इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई मंत्रिपरिषद अपना अविश्वास व्यक्त करता है तो यदि वो प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? ठीक है, त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आपसे लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा उपसभापति के निर्वाचन या हटाने का प्रस्ताव जो होता है वो भी आपका मूल प्रस्ताव में आता है। ठीक है। आप देखेंगे विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है। तो यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य या संसद ने ठीक है झूठा तथ्य प्रस्तुत करके सदन का विशेषाधिकार का मतलब क्या किया है? उल्लंघन किया है। ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे क्या लिखा हुआ संथनापन प्रस्ताव। जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव का स्थान और उनके विकल्प के रूप में पेश किए जाते हैं उन्हें संस्थापन प्रस्ताव कहते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुषंगी प्रस्ताव क्या होता है? तो इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। छोड़ दीजिए। प्रतिस्थापन प्रस्ताव ये क्या होता है? ये किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है। कोई सदस्य किसी विधायक पे विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापना प्रस्ताव पेश करता है। ठीक है। अंतिम में चलेंगे संशोधन प्रस्ताव। यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव से संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है। यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है, जिसको बोलेंगे संशोधन प्रस्ताव। ठीक है। ये सब नहीं पूछता है। आप चलेंगे अनियमित दिन वाले प्रस्ताव। ठीक है। ये क्या होता है? तो जिस प्रस्ताव को संसद द्वारा स्वीकार या स्वीकार किया जाता है लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं किया जाता, उसे अनियमित दिन वाला प्रस्ताव कहते हैं। आपके लिए जरूरी क्या? आपके लिए जरूरी अध्यादेश। अध्यादेश कौन प्रस्तुत करेगा? राज्यपाल प्रस्तुत करेंगे, फिर राष्ट्रपति प्रस्तुत करेंगे, या फिर दोनों ही कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। दोनों, राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों अध्यादेश। ठीक है। अब आते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल्स में है? 123। और राज्यपाल का अध्यादेश 213। 213। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। 90 जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है।
राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद या विधानमंडल के 17वां की स्थिति में, 17वां की स्थिति मतलब क्या, मतलब सदन नहीं चल रहा है, वैसे परिस्थिति में क्या करेंगे, अध्यादेश में निहित, सॉरी अध्यादेश पारित करेंगे। अध्यादेश में निहित विधि संसद या विधानमंडल के अगले सत्र की शुरुआत के कितने सप्ताह के परिवर्तन योग्य नहीं रह जाती है, कितने सप्ताह, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह। जो सदन की शुरू हो जाएगा तो उसको 6 सप्ताह के अंदर में उसको कानून बनाना पड़ेगा। लेकिन अध्यादेश की अवधि कितने महीने की होती है, 6 महीने की। 6 महीने 6 की। महीने के, ठीक है, ध्यान रखो 6 महीने की। यदि संसद अथवा विधानमंडल द्वारा उनका अनुमोदन कर दिया, अगर मान लीजिए 1 मिनट, अगर मान लीजिए 6 महीना की अवधि मैंने यहाँ पे दिया से, चलो अध्यादेश की अवधि 6 महीना पे लिखे, ठीक है, 4 महीना पूरा होने वाला है और सदन की शुरुआत हो गई। अभी अध्यादेश की अवधि 2 महीना बचा हुआ था, क्या सदन शुरू होने के, ठीक है, 2 महीना तक वेट करना चाहिए इसके लिए, तब जाके इसका समाप्त होगा, कि सदन अगर शुरू हो गया तो ये आपका कहानी समाप्त हो जाएगा इसका 6 सप्ताह के बाद। सदन शुरू होते ही खत्म हो जाएगा अध्यादेश। क्या है इसका, सदन शुरू होने से इसका 6 सप्ताह काउंट होगा कि 6 महीना के बाद इसका 6 सप्ताह काउंट होगा। 6 सप्ताह। बोले मेरे सर, नहीं सुने बढ़िया से। मैंने पूछा से आपसे सिंपल प्रश्न पूछा से, चलो अध्यादेश की अवधि जो होती है ना 6 महीना होती है, ठीक है, लेकिन सदन जब शुरुआत होता है तो 6 सप्ताह के अंदर में उसको बिल के रूप में परिणत करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अभी 6 महीना इसका अवधि होती है, लेकिन 4 महीना ही पूरा हुआ, ठीक है, 4 महीना ही पूरा हुआ, सदन की शुरुआत हो गई, ठीक है, सदन की शुरुआत हो गई, तब ये बिल का अवधि 2 महीना बचा हुआ है, तो सदन के 2 महीना तक वेट करेंगे 6 महीना पूरने के लिए। अब प्लस 6 सप्ताह एक्सटेंशन मिलेगा कि सदन शुरू होने के, भला इसका 2 महीना बचा हुआ 6 महीना पे, लेकिन सदन शुरू हुआ तो उसी समय से इसका 2 महीना जो बचा हुआ लैप्स हो गया, अब यहाँ से 6 सप्ताह काउंट होगा। जैसे ही सदन शुरू होगा, जैसे ही सदन शुरू होगा उसके 1 सप्ताह में अप्रूवल चाहिए, यदि नहीं मिला तो वो बिल लैप्स कर जाएगा। 1 मैक्सिमम सप्ताह में, पीरियड 6 महीना, 6 सप्ताह इसलिए दिया गया है क्योंकि 2 मैक्सिमम पीरियड है, सेशन ठीक के है, बीच ध्यान जो है टाइम रखेंगे। पीरियड 6 महीना दिया गया। तो मान लीजिए 6 महीना तक नहीं हुआ तो 6 ठीक महीना है, तक में नहीं तो करवाना पड़ेगा। कोई कोई लोग याद कर लेते हैं ना, कोई कोई ये लोग याद कर लेते 6 महीना प्लस 6 सप्ताह, नहीं, ठीक है, 6 महीना मैक्सिमम पीरियड है। एक सदन अगर शुरुआत होगा ना तो उसी दिन से मतलब उस सप्ताह वाला कहानी शुरू हो जाएगा। पीछे महीना कितना बचा हुआ ना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने बचा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझ रहे ना। सदन के शुरुआत तो होते ही सप्ताह वाला कैटेगरी 6 सप्ताह के अंदर में आपको बिल को पास करना है, नहीं पास कराओगे तो लैप्स हो जाएगा, ठीक है, चाहे पीछे 5 महीना क्यों ना आप बच कराया है, ठीक है, 6 महीना एक का जो सप्ताह टोटल में पीरियड था। हाँ ठीक है, मैक्सिमम 6 सप्ताह है उसका, 6 सप्ताह मैक्सिमम है। नहीं, वो मैक्सिमम जो है ना, 1 मिनट 1 मिनट, मैक्सिमम 6 सप्ताह, 6 सप्ताह के अंदर में हाँ करवाना पड़ता 6 सप्ताह, सही बोले, सही बोले। 1 सप्ताह नहीं, 6 सप्ताह, ठीक है। चलिए 1 सप्ताह में तो हमारे संसद आने का आदत डालते हैं, सब जाना पड़ेगा, ठंडा का समय हो। ठीक हो गई। दिल्ली में मतलब रहते हुए जब से संसद स्टार्ट नहीं होगा जाता 6 है ये लोग, सप्ताह के समझ अंदर हो रहे जाना हैं, चाहिए। दिल्ली में रहते हुए लोग एक संसद बार नहीं हुआ जाता था है। क्या, एक बार इसका सरकार था शायद विश्वनाथ प्रताप सिंह का था कि पीवी नरसिम्हा राव का, रुपया दे करके बुलाना पड़ा था वहां पे संसद में लोग को। समझिए इतना ज्यादा संसद से भी हो गया है। अरे नियम भी बहुत खराब है, नहीं जाने पे मतलब कुछ रुपया फाइन करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गलत का 500 रुपया मैक्सिमम शायद फाइन है कि कुछ है, ठीक है, मतलब अजीब अजीब हाँ, नियम बना के रखा, बहुत बहुत कम कम है, ठीक है। हालांकि अभी मोदी जी ने तो अच्छा किया, ये लोगों ने बहुत ही 20 रुपया के 22 रुपये खाना पीना बहुत शानदार मिल जाता, सब सब्सिडी खत्म कर दी मोदी जी, ठीक है, सीधा हुआ रहता है इसलिए मोदी जी से सब। अब आते हैं, एक चौधरी चरण सिंह जी थे, वो कभी सदन में ही नहीं गए, प्रधानमंत्री रहते हुए कभी सदन में नहीं गए, ठीक है, मतलब एक दिन भी नहीं गए। अब आते हैं निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उनकी विफलता पे खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए निंदा प्रस्ताव पेश किया जाता है। निंदा प्रस्ताव में निंदा के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। निंदा प्रस्ताव नियमानुसार है कि नहीं, इसके अध्यक्ष मतलब इसका जांच कौन करेगा, तो अध्यक्ष करेगा, ठीक है। अब निंदा प्रस्ताव की बात करेंगे तो सरकार के खिलाफ भी आ सकता है, व्यक्ति के खिलाफ भी आ सकता है, सॉरी मंत्री के खिलाफ भी आ सकता है, सरकार के खिलाफ भी आ सकता है, ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पे 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होती है। चर्चा प्रस्तावक द्वारा प्रारंभ होता है तथा उसके बाद प्रस्तावक का समर्थक बोलता है। इस चर्चा पे राष्ट्रपति का नाम उल्लेख नहीं किया जाता है क्योंकि अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अभिभाषण प्रस्ताव के उसके जो बातों को कौन तैयार करती है, कौन तैयार करती है,
अभिश्वासन प्रस्ताव का जो मतलब धन्यवाद प्रस्ताव जो सॉरी अभिभाषण का जो मतलब जो राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण तो सेंट्रल कैबिनेट तैयार करता है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल। तैयार करता है, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। इसीलिए यहाँ पे फैक्ट बनकर आता है, इस चर्चा में राष्ट्रपति का नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है, क्योंकि अभिभाषण का विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होता है, इसलिए राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया जाता। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है तथा उसे स्वीकृत किया जाता है, ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा तो होगा लेकिन राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए ही मतलब होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और संसद का सत्र शुरू होने से पहले अभिभाषण, ठीक है, और अंतिम में क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा सदन को संबोधित किया जाता है। पहला में भी जैसे अभी कौन सा सत्र शुरू हुआ, विंटर हुआ ना, तो विंटर में जो पहला जो कार्यवाही चलेगा उसमें भी राष्ट्रपति का होगा, ठीक है, अभिभाषण एक स्पीच होगा, ठीक है, और अंतिम में जो समाप्त होगा ना उसमें भी राष्ट्रपति का होगा, समझ रहे हैं ना। और संसद को एटलीस्ट कम से कम 6 बार मतलब संबोधित करना पड़ता होगा राष्ट्रपति को, ठीक है। लेकिन अगर बीच में क्या राष्ट्रपति संसद को संबोधित करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अगर बीच में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बेसिक प्रश्न पत्र अगर बीच में अगर उनको मन करे तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बीच में नहीं कैसे करेंगे, जब मन करेगा तब करेंगे वो, ठीक है, बीच में भी कर सकते हैं और किसी से परमिशन लेने कर सकते हैं। अगर राष्ट्र को अगर संबोधित करना हो तो ऐसे कंडीशन में संसद में जाकर राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं, किसी से परमिशन नहीं लेना, बीच में भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, चैनल का लिंक दिया होगा नीचे ग्रुप में, आप वहां पे जाके, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बिहार एसआई से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वहां पे एक होगा, आपको 500 प्रश्नों का एक सेट होगा यूटिलिटी का, उसको सभी लोग शेप करके उसको एक बार पढ़ लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। सबसे पहला मैसेज वही है, ठीक है। अब आते विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के संदेह होने की स्थिति में विश्वास सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। बहुमत, अब देखिए एक होता अविश्वास प्रस्ताव होता है, ठीक है, और दूसरा उसी का कंपेयर होता है विश्वास प्रस्ताव। तो अगर पूछेगा अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, अपोजिशन ले आएगा। विश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, गवर्नमेंट लेकर आएगी विश्वास प्रस्ताव, ठीक है, गवर्नमेंट क्या लेकर, विश्वास प्रस्ताव 2 प्रक्रिया में लाया जा सकता है। पहले सरकार चली रही थी, अब विश्वास प्रस्ताव की वजह से सरकार चली गई, तो फिर वो विश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, सदन के सदस्य अध्यक्ष को बोलेगी कि भाई साहब मेरे पास विश्वास है, आप कैसे मतलब क्या करो, वॉक करवा लो, चेक कर लो उसे मेरे पास है कि नहीं, वैसे कंडीशन में। या फिर कभी कभी मतलब क्या होगा, कभी कभी इस परिस्थिति में भी आ जाते हैं, जैसे गठबंधन की सरकार चल रही है, ठीक है, गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन विशेष परिस्थिति में कभी कभी क्या होगा, जो प्रमुख पार्टी जो है गठबंधन उसी के पास मतलब अपना टोटल मतलब मेजोरिटी आ जाता है, तो वैसे कंडीशन में भी आ सकता है, ठीक है। तो विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा ही लाया जाता है, ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव इसके द्वारा, तो अपोजिशन के द्वारा, किसके द्वारा, अपोजिशन के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझ लीजिएगा। देखिएगा, विश्वास पूछ रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पूछ रहा है, ठीक है। बैंक बेंचर शब्द, ये भी हमारे संसद से संबंधित है। सदन के आगे के स्थान प्राय मंत्री, संसदीय सचिव तथा विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित होते हैं। बड़ा झगड़ा होता था तो अगला सीट पे कौन बैठेगा, तो आगे का सीट जो होता है मंत्री के लिए, ठीक है, संसदीय सचिव के लिए, विरोधी दल के नेता के लिए, ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत रहता है। पीछे बैठने वाले सदस्यों को ही बैंक बेंचर कहा जाता है, ठीक है, जो कि हल्ला करने में सबसे ज्यादा आगे यही लोग होते हैं, ठीक है, हल्ला की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है, समझ रहे, इनको बैंक बेंचर कहते हैं। अगर पूछेगा शब्द किससे है तो ये हमारे संसदीय कार्य प्रणाली से शब्द संबंधित है, सॉरी संसदीय शब्द बोलेंगे, कार्य प्रणाली नहीं बोलेंगे, ठीक है। गुलेटिन, गुलेटिन एक्चुअली में शब्द क्या है आपको पता होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से गुलेटिन शब्द को लिया गया। रॉबस्पियर ने गुलेटिन का आविष्कार किया था, ठीक है, एक तरह का बहुत ही धारादार मशीन होता था जिसको लगभग 40 फीट ऊपर से, 40-42 फीट ऊपर से, ठीक है, बहुत मतलब समझिए कि इसे 50-60 केजी का लकड़ी का एक बड़ा सा तख्ता समझते हैं ना, उसमें बहुत बड़ा हंसिया टाइप का लगा, बहुत धारदार लोहा का हंसिया लगा हुआ था, और गुलेटिन के नीचे क्या करते थे, लोगों का गर्दन को रख देते थे, उसको 40 फीट ऊपर से एकदम हाइट से मतलब उसको गिराते थे। 2 मिनट के अंदर में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में गर्दन इधर हो जाता था, उसको गुलेटिन बोलते थे। फ्रांसीसी क्रांति के समय गुलेटिन का आविष्कारक जो था, गुलेटिन नामक एक व्यक्ति था। जब वहां पे रीजन ऑफ टेरर जो था, रोबस्पियर जो लेकर आया था, डेमोक्रेसी को समाप्त कर दिया था। रीजन ऑफ टेरर जो था, जो कि मतलब सारे राजाओं के समर्थक को,
ठीक है, राजाओं के समर्थकों को मारना था, तो उसमें गुलेटिन से ही बहुत लोगों की हत्या कराई जाती थी। तो गुलेटिन जो है सो एक्चुअली में ये शब्द कहीं और से आया है। गुलेटिन वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक न निपटाई जाती, बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रख दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी संसदीय कोई भी मतलब मांग को तभी रखा जाएगा जब उस पर चर्चा परिचर्चा हो जाएगा। लेकिन आप देखिए सदन समाप्त होने वाला, विंटर सीजन समाप्त होने वाला अप्रोक्स में, लेकिन कुछ ऐसा मतलब मांग जो रह गया जिसको अभी निपटा लेना चाहिए, कुछ ऐसा मांग हो तो उसको आगे के लिए एक्सटेंड कर देंगे, चलो विंटर के बाद, ठीक है, समर आएगा चाहे जो आएगा उसमें देख लेंगे, बजट आएगा, बजट सत्र आता है विंटर के बाद, ठीक है, उसमें देख लेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में अगर बात कीजिएगा उसको अभी ही मतलब निपटाना है तो चलो उसमें बात विवाद नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको मतदान को, ठीक है, लिए मतलब चर्चा के मतलब बात करेंगे, ठीक है, बिना चर्चा के मतदान के लिए उसको मतलब रख देते हैं, ऐसे को बुलेटिन बोलते हैं। काकस क्या है? तो किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। इन प्रमुख सदस्यों के द्वारा तय की गई नीतियों को ही पूरा दल मतलब क्या होता है, संचालित होता है। अब त्रिकोण संसद क्या होता है? तो आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है। त्रिशंकु संसद की स्थिति में दल बदल जैसे कुप्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। देश में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं लोकसभा की यही स्थिति बनी रही, ठीक है, मतलब नहीं बोलते एग्जैक्ट मेजोरिटी नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ऐसे करने से त्रिशंकु का मतलब निर्माण होता है, ठीक है। अब इसमें क्या कि कोई दल क्या बोलेगा, कोई दल बोलेगा कि चलो हम पार्टी में तो शामिल नहीं लेकिन बाहरी समर्थन हम तुमको दे रहे हैं, ठीक है, बाहरी समर्थन समझते हैं ना, सब पार्टी में शामिल नहीं होगा, मंत्री पद तो नहीं लेकिन बाहर से हमारा सपोर्ट रहेगा, तुम सरकार बनाओ, ठीक है। नियम 193 क्या है? तो इस नियम के अंतर्गत इस नियम के अंतर्गत सदस्य, ठीक है, अत्यावश्यक एवं अविलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालीन चर्चा की मांग कर सकते हैं। यह नियम 1953 में बनाया गया था, ठीक है। इस सदन की नियमावली में अविलंब चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई साधन सदस्यों के पास न था, इसीलिए यह नियम बनाया गया। इसके अंतर्गत सदस्य किसी भी सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय विषय पर अल्पकालीन चर्चा के लिए नोटिस दे सकता है। यह चर्चा किसी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होती है। इस कारण चर्चा के अंत में सदन मत विभाजन नहीं होता, केवल सभी पक्ष के सदस्यों का संबंध विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर देता है, जिसमें मत नहीं किया जाता है, ठीक है। नियम 193 1953 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। महत्वपूर्ण मुद्दे के विषय पर मतलब बात किया जाएगा, बहुत ही अल्प समय में इस पे मतलब बात विचार किया जाता है। सभी लोग अपने अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन किसी भी लोगों का वोटिंग को काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के में शामिल किया। किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन? और बात करेंगे कहाँ से लिया गया, ये भी जरा हमें बताइए। 129 में क्या? जुडिशियल रिव्यू है ना सर? हाँ उसी को बोलते हैं। किसमें है? यूएस से लिया हुआ 13 है, 32, 226, 137 सब में है। 137 में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और उधर 213 में क्या है? 213 में थोड़ी ना, 213 में तो वो था 213 ना तो ये है, 226, अध्यादेश का है। 13 अध्यादेश है 213 में। केवल 13, 32, 226, 137 ये सारे न्यायिक हाँ पुनरावलोकन से उसमें कर रिलेटेड सकता आर्टिकल्स है बिल्कुल, ठीक है। 32 में भी है, थोड़ा सा उसे रीट जो हो गया हाईकोर्ट का 226 उसमें भी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें, ठीक है, 137 में, ठीक है। कहाँ से लिया गया ये जुडिशियल रिव्यू? यूएस से। यूएसए बिल्कुल, ठीक है। ध्यान, भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान, न्यायिक पुनरावलोकन के अनुसार न्यायालय के ये अधिकार प्राप्त है कि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा किए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल है तो उसे निरस्त और घोषित कर सकती है, ठीक है। मतलब अगर संविधान के प्रतिकूल है, डेट मीन संविधान के अनुकूल नहीं है, मतलब संविधान के विरोध में कुछ ऐसा नियम अगर बना दिया तो सीधे के सीधे मतलब, ठीक है। तो इसके लिए आपका आर्टिकल 13, ठीक है, 13 कहता है सब किसी भी तरह का कोई ऐसा नियम नहीं बनाएगी, ठीक है, संसद जो कि फंडामेंटल राइट के विरोध में हो, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है, 13, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। वो भी इससे संबंधित है। 12 से लेके कहाँ तक है फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट क्या है? 12 से 35, 35 तक है ना। तो 13वां नंबर क्या कहता है? 13वां नंबर से संसद या फिर राज्य विधानमंडल किसी भी इस तरह का कानून नहीं बनाएगी जो कि मतलब मौलिक अधिकारों को नुकसान करेगा, ठीक है। अगर ऐसा कानून अगर बना देती है तो सदन ही मतलब क्या होगा, वो मतलब निरस्त माना जाएगा, ठीक है। तो वो भी है, वैसे 137 में तो है ही है।
चलिए हम लोग आर्टिकल्स पे आएंगे तो जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगा। गणपूर्ति क्या होता है? कोरम बोलते हैं। क्या होता है? 1/10 तो सदन में का किसी उपस्थिति बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। बैठक शुरू होने के पूर्व यदि गणपूर्ति नहीं है तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब गणपूर्ति हो जाती है। ठीक है। तो जब तक गणपूर्ति नहीं होगा तब तक मतलब किसी भी चीज नहीं होगा। गणपूर्ति जब हो जाएगा तो घंटी बजेगा और उसके बाद मतलब आएगा। ठीक है। तो बताइए, ठीक है, पंचायत में कोरम कितना होता है? 1/15? 1/10 ना। 1/20 होता अच्छा, है पंचायत में, अभी पंचायत थोड़ा में देर से पहले होगा। बताया था। ठीक है। पंचायत में कोरम की बात करेंगे 1/20 होता है। ठीक है, ध्यान में। बाकी सब जगह पे 1/10। ठीक है। प्रश्नकाल क्या होता है? प्रश्नकाल तो सबसे दोनों पहले सदनों में प्रत्येक के बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पे आलोचना प्रत्यालोचन का समय मिलता है। आलोचना का भी प्रत्यालोचन का समय मिलता है। इनके दो लाभ है। एक तो सरकार जनता की कठिनाइयों में अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है। ठीक है। दूसरा, इस दौरान सरकार अपनी नीतियों में कार्यक्रम की जानकारी सदन को देती है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप तो दोगे ही रिप्लाई में ही। दबाव समूह, ठीक है, दबाव समूह बहुत इंपॉर्टेंट। दबाव समूह पे बीपीएससी कई बार प्रश्न भी पूछा है, मेंस के भी प्रश्न आते हैं। प्रेशर ग्रुप व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं दबाव समूह कहे जाते थे। हमारा और आपका हित क्या है? हमारा और आपका किस हित में समानता देखने को मिलती है? अरे कुछ तो कुछ कॉमन तो होगा ना जो हम सब में कॉमन है। हम कैसे सरकार पे प्रेशर बना सकते हैं हम और आप मिलके? सिंपल सी बात है, सामाजिक बेरोजगारी को लेके सरकार से क्वेश्चन बेरोजगारी। मतलब कर सकते हैं, बोलेंगे सिर्फ वैकेंसी दो। तो हम लोग मतलब हम लोग एक दबाव समूह बनाएंगे जिसके नाम है छात्र दबाव समूह। उसी तरह से दबाव समूह कृषि का होता है, इंडस्ट्रियल का भी होता है, बैंकर्स का भी हो सकता है। ठीक है। बहुत सारा दबाव समूह काम कर सकता है। तो दबाव समूह क्या करते हैं? अपने हित विशेष के लिए काम करते हैं, अपने हित का ध्यान में रखते हुए करते हैं। ठीक है। ये अपने ग्रुप के हित के लिए शासन तंत्र पर विभिन्न प्रकार का दबाव डालते हैं। जैसे सरकार ने अभी 3 कृषि कानून को वापस लिया। किसकी भूमिका थी? दबाव समूह की भूमिका थी ना। कृषि को कृषि कृषि सॉरी किसान लोगों का एक दबाव समूह ने काम किया, सरकार को अपना वापस लेना पड़ा अपना तीनों कानून को। तो ये अपने हित के लिए मतलब काम करता है। एक एक तरह से समझिए ना, अनडिफाइंड क्या होता है उसको? विपक्ष कह लीजिए। ठीक है। लेकिन विभिन्न तरह का हो सकता है प्रेशर ग्रुप। बहुत सारे लोग होते हैं प्रेशर ग्रुप, बहुत सारा समूह शामिल होता है। पंगु सत्र लेमडक सेशन क्या होता है? तो ये विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति। हम विधानमंडल कह रहे हैं। विधानमंडल कहने का मतलब विधानसभा नहीं होता है। विधानमंडल कहने का मतलब है दोनों सदन। ठीक है, दोनों सदन विधानमंडल के अंतर्गत आ जाएगा। तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल के संपन्न होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहा जाता है। यह व्यवस्था केवल अमेरिका में है। ठीक है। तो पंगु सत्र का व्यवस्था केवल अमेरिका में देखने को मिलता है, भारत में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में दोनों सदन लगभग साथ साथ चलती है, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिए, इसलिए पंगु सत्र नहीं होता है। ठीक है। क्या होता है? एक विधानमंडल कार्यकाल की समाप्ति दूसरे विधानमंडल कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल। क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, हमारे संसद का सत्र चलता है। अमेरिका में सीनेट चलता है और वहां पे कांग्रेस चलती है, लेकिन यहाँ पे हमारे संसद के कार्यकाल चलता है, इसलिए दोनों के बीच में अंतर नहीं होता है। ठीक है। इसलिए पंगु सत्र हो ही नहीं सकता। अगर दोनों के बीच अगर अंतर हो जाएगा तो उसको पंगु सत्र के रूप में जानेंगे। ये यूएसए में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। ठीक है। व्हीप जिसको सचेतक कहते हैं, इंपोर्टेंट है। यह राजनीतिक दल की अनुशंसा बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति प्रत्येक संसदीय दल के द्वारा की जाती है। ठीक है। किसी विषय पे मतदान होने की स्थिति में सचेतक अपने दल के सदस्यों को मतदान विषय के निर्देश देता है। जैसे हम बीजेपी है और हम बोले से चलो मतलब दौलत जी को क्या करना है, वोट करना है। आज का जो बिल जो कांग्रेस जो प्रस्तुत करे, सॉरी कांग्रेस जो प्रस्तुत करे उसके विपक्ष में आपको वोट करना है। लेकिन आप थोड़ा ज्यादा काबिल निकले। ठीक है। आप मेरा बात नहीं माने, आपने उस बिल के फेवर में वोट कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर दल विरोध कानून लगेगा और आपको हम अपने बाहर का रास्ता आपको दिखा सकते हैं। मतलब नहीं, पार्टी लाइन। ठीक है। शब्द होता है पार्टी लाइन में रह के आपको काम करना पड़ता है। आपको किस बिल को सपोर्ट करना है, किस बिल को मतलब विरोध करना है, किस किस परिस्थिति में आपको सभा से वॉकआउट कर जाना है, ये मतलब कौन जारी करेगा? सचेतक जारी करेगा। प्रत्येक पार्टी का सचेतक होता है। बीजेपी का सचेतक हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है। उसको बोलते हैं पार्टी लाइन में रहना। ठीक है। किस तरह की परिस्थिति चलना है, आपका सेल्फ डिसीजन नहीं होना चाहिए। मतलब पार्टी लाइन से बाहर आप नहीं जा सकते हो। अब पार्टी लाइन से 10 लोग पार्टी में, तो 10 लोगों ने 9 लोगों ने मतलब विरोध में वोट किया, आप ज्यादा काबिल हो, अपने पक्ष में वोट कर दिया। डेट मीन्स अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप मतलब पार्टी के नियमों के खिलाफ चल रहे हो, तो आपके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा?
दल क्या बदल। बोलेंगे उसको, दल बदल लागू हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे सिनारियों में आपको मतलब क्या करना, आपकी सदस्यता भी मतलब क्या हो सकती है, जा सकती निरस्त है, हो ठीक सकती है। है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें हम केवल इधर वाला बोलेंगे, आप इधर वाला बोलोगे, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या है, जल्दी जल्दी कीजिए, खत्म करना है जिसको। यह हमारे पास घोषणा अभी तक करता है डेढ़ कि घंटा का भारत समय है। राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्य अन्य के राज्यों में प्रवेश प्रवेश और या स्थापना स्थापना का का प्रावधान। प्रावधान। चलिए बताएंगे। अनुच्छेद 3 में क्या है, संसद सीमा विधि का द्वारा नाम परिवर्तन। निर्माण कर सकती है। बिल्कुल, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले सदस्य राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है। और इसमें किसी भी राज्य की कोई भी भूमिका नहीं होती है, ठीक है। अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके और पिता नागरिक से या संबंधित माता आर्टिकल्स, हाँ, दोनों में से कोई भी, ठीक है, के नागरिक हो या संविधान के के प्रारंभ शुरुआत में में भारत में रह रहे हो, ठीक है, हाँ। समय से भारत में रह ये रहे हैं। नागरिकता का प्रावधान से कहाँ तक आर्टिकल्स में है, 5 से 11। 5 से 11। 511, 5 से 11। 5 से 11। 5 से 11। अनुच्छेद 53 में क्या है, अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्यपालिका प्रेसिडेंट है। शक्ति जो है राष्ट्रपति के निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात करें किसमें निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जबकि बात करें राज्य की कार्यपालिका किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है। राज्यपाल में। कार्यपालिका का सबसे बड़ी अधिकारी की बात करेंगे तो स्टेट और सेंट्रल में राष्ट्रपति राज्यपाल होता है, ठीक है। और तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा किसमें, 64 64। एक मंत्री परिषद होगा जिसके शीर्ष पे प्रधानमंत्री होंगे, जिसकी सहायता के सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य का संपन्न करेगा किसमें, 74 में। 74 में। 74 में। राष्ट्रपति का महानुभावी की नियुक्ति किसमें, 76। 76 में। 76 में, ठीक है। प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य होगा कि अपने देश के प्रासंगिक विधायी का मामलों पर मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, इसमें 78। ठीक है। इस राष्ट्रपति द्वारा संसद के संबोधित करने, संदेश भेजने का अधिकार किसमें है, 86। यही बात मैंने आपको बोला था। 86 राष्ट्रपति 86। जब भी चाहे ना, जब भी चाहे संसद में संदेश भी भेज सकता है, ठीक है। और जाके संसद को संबोधन भी कर सकता है, केवल बजट सत्र में अभिभाषण नहीं देगा, मतलब कभी भी कर सकता है 86 में, ठीक है। और संसद में जो संदेश जो भेजा जाएगा, तो संसद में किसे संदेश भेजेगा, संदेश को पढ़ेगा कौन, स्पीकर। कैबिनेट मंत्रिमंडल के पास में जाएगा, ठीक है, उसको पढ़ने के काम स्पीकर करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 89 क्या कहता है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। बिल्कुल, ठीक है, राज्यसभा का अधिकारी कह लीजिए, ठीक है। यदि किसी विधायक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यूएसए। नहीं, है? ऑस्ट्रेलिया। सही है। ऑस्ट्रेलिया। सही है, यूएसए ना। ऑस्ट्रेलिया संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, एग्जाम आते आते नींद में चले जाते हैं, ठीक है। 108 ऑस्ट्रेलिया। 110 में क्या है, धन विधेयक। धन विधेयक। धन विधेयक। धन विधेयक है, ठीक है। एक आर्टिकल एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, दो भी रह। 111 में क्या है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। हाँ, ठीक है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सहमति प्रदान करता है या स्वीकृत करता है, वह संदेश के साथ या फिर बिना संदेश के साथ पुनः विचार के लिए भेज देता है। पर यदि दोबारा विधेयक को, ठीक है, संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसे अस्वीकृत नहीं करेगा। फिर राष्ट्रपति को फिर भी अगर उसको रोकना है तो फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, वीटो लगाएंगे। फिर अपना वीटो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्पेशल पावर उनको करना पड़ेगा। 112 में क्या कहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। चलिए, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करने का काम मंत्रिमंडल का होगा, ठीक है। लेकिन इसको रखवाने का काम किसने होगा, पटल पे, संसद के पटल पे किसके आदेश से मतलब आएगा, राष्ट्रपति। 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 123 में क्या, 123 में अध्यादेश। राष्ट्रपति का। बिल्कुल, संसद कब होगा, अध्यादेश कब आएगा, सत्र नहीं चलने पर। सत्र नहीं चलने की स्थिति में, ठीक है। सत्र नहीं चलने की, कभी भी आर्टिकल्स को याद कीजिए ना, फैक्ट के साथ याद कीजिए तो याद रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, किसके पास है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने का आदेश है। लेकिन 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। राज्यपाल का अध्यादेश किसमें है, 213। 213 में, ठीक है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किसमें है, 124।
सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय किसमें है? 129 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय किसमें किसमें है? 215। न 215 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाए, किसमें है? 148। 148 ध्यान में, सीएजे में ना न्यूनतम एज का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। न्यूनतम एज के बारे में कोई 65 जानकारी, होता है ना? मैक्सिमम 65। तो मैक्सिमम ना है, न्यूनतम है का 25 साल 35 साल में बनाएंगे? ना ना, नहीं, मैक्सिमम तो 65 फिर है। तो मैक्सिमम तो कार्यकाल कितना पता समय है, का चलिए। होता है? कार्यकाल 6 वर्ष मैक्सिमम। 6 वर्ष। चलिए बताना, 163 में क्या अनुच्छेद 163 में? राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं उसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। सेम कंडीशन अगर सेंट्रल में जाएंगे तो किसमें होगा? 163 में स्टेट को लेकर, सेंट्रल में किसमें है? प्रधानमंत्री। तो आर्टिकल्स बताइए ना, ये काम राष्ट्रपति का होता है। 78 है क्या? 74 में ना, मंत्रिपरिषद का 74। गठन की बात के 74 में है ना। अच्छा, हाँ, 169 में क्या है? 169 में क्या है? राज्यों में विधान परिषदों की रचना या समाप्ति या उनकी सृजन। और तो विधानसभा द्वारा। समाप्ति भी 169 के तहत ही, और सृजन भी मतलब क्या करेंगे, 169 की तहत ही होगा, ठीक है। विधानसभा के द्वारा बहुमत से पारित करके संसद के द्वारा स्वीकृति के बाद ही समाप्ति हो सकता है, फिर सृजन हो सकता है। 200 में क्या है? राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सहमति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस ले सकता है, भेज सकता है। हाँ, तो ये पर चीज वहां पे पुनर्विचार किसमें के था? ये बाद चीज किसमें था वहां पे? ये उसमें किसमें था? और अभी तो ऊपर में पढ़े ना, कितना था? 200 कितना था उसका? एक मिनट, यही तो है, 111 में। 111। ठीक है, 111 में स्टेट में है, और यहाँ पे कितना है? 200 में है, ठीक है। 200। चलिए, 213 में क्या है? राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता राज्यपाल का है। अध्यादेश, ठीक है, 213 में, ठीक है। 214 में क्या है? सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। ठीक है। और 223 124 233 नहीं। में, उसमें 124 है। बात करेंगे राज्य में आ जाएंगे तो 214। और जिला सत्र न्यायाधीश 233। 12 233। ठीक है, 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी, ठीक है। 226 में क्या है? 226 इंपॉर्टेंट मूल आर्टिकल। अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने ठीक है। की शक्ति दी। 235 में क्या है? उच्च उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर हो अधीनस्थ न्यायालय रहेगा। पे उच्च न्यायालय के नियंत्रण होगा, ठीक है। उच्च न्यायालय के ऊपर नियंत्रण किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का होगा, क्योंकि हमारी न्यायिक प्रणाली कैसी है? एकहरी और एकीकृत है, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का विघटन तो किया गया, लेकिन न्यायपालिका का न्यायपालिका से विघटन नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। न्यायपालिका क्या होगा? एकीकृत होगा और एकहरी होगा, ठीक है। 1 मिनट के द्वारा मैं फोन ले रहा हूँ जी।
हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? 239, ठीक है। लेकिन शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा होगा? हमारे द्वारा, आपके द्वारा, फिर राष्ट्रपति जी के द्वारा? बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा। यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है, या प्रशासक की नियुक्ति भी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? तो कौन? राज्यपाल साहब, सॉरी राष्ट्रपति साहब। 243 में क्या है? पंचायतों का गठन। बिल्कुल, पंचायतों का बात करेंगे। गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकरण, ठीक है, एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया, ठीक है। 245 में क्या है? 245 में क्या है? 245 में, हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो। आ रही है। अरे तो बोल क्यों नहीं रहे? बोला था ना, हम ये बोलेंगे, आप लोग को ये बोलना है, तो सुन क्या रहा है? उतना भी आराम से नहीं सुनना होता है। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तब जिंदगी चलते रहती है, ठीक है। नहीं तो कोई आपको धक्का मार के चला जाएगा, आप गिर जाएंगे, वो फिर मुस्कुरा के आगे चला जाएगा, ठीक है। धक्का मारे, गिरिए, फिर उठिए, उसको फिर दोबारा ताकत से धक्का मारिए, ठीक है, फिर जाइए। चलिए, क्या है 245 में? क्या है? पालिका अपने राज्य में हिस्से में कानून बना सकती है। ठीक है। संसद संपूर्ण देश या किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य तथा इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। राज्य केवल अपने लिए। बिहार बिहार बात करेंगे, विधान पालिका, ठीक है, बिहार विधानमंडल, ठीक है, राजस्थान के लिए कानून नहीं बनाएगी। इस संसद अगर चाहेगी तो संपूर्ण देश के लिए फिर किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। 248 में क्या है? तो विधि निर्माण संबंधी संविध शक्तियां किसके पास होगी? संसद के पास होगी, ठीक है। 249 में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर, ठीक है, लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत बना सकती है, यदि वो इसे राष्ट्र हित की आवश्यक समझे तो, ठीक है। अनुच्छेद 262 में क्या है? अंतर्राज्यीय नदी या फिर नदी घाटियों के जल से वितरण नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि का निर्णय करेगी, 262 में, ठीक है। और 263 में तो राज्य परिषद है ही, ठीक है। इस क्लास को यहीं पे बांधे हुए कि थोड़ा काम आ गया, लेकिन आज ये मैं कितना पेज बचा? 4 पेज बचा ना, समाप्त कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा देर में आएंगे, इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। समझ गए ना? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है, उसको निपटा के आना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, यहाँ तक इसको देख खत्म करेंगे आज इसको, ठीक है। या पेड ग्रुप में आप थोड़ा लेट क्यों ना हो जाए, लेकिन इसको आज खत्म कर लेंगे, कल से दूसरा से शुरू करना है। चलिए ठीक है, कितने मिलते बजे हैं से फिर से। मिलेगा? अरे टाइम का बात हम क्या ही बोले, हम तो टाइम दे दे के सो जाते हैं, आज हम बहुत सोए हैं। टाइम 5 बजे के दिए हुए थे, नींद टूटता है 5:30 बजे। उसके बाद टाइम मैसेज ठीक भी है। डिलीट हो गया। हाँ, उसका मैसेज डिलीट हो गया ना, मैसेज डिलीट के 5:30 बज रहा है, अरे 5 बजे का मैसेज डाला हुआ है, तो फिर हम मैसेज ही डिलीट कर दिए। को लगा रोज जो है ना, रोज डिलीट कर दिया क्या? नहीं, रोज मेरा मैसेज नहीं डिलीट कर सकती, उतना पावर उसके पास नहीं है, ठीक है। वो सोच रहा होगा कि सो गए हैं तो डिलीट कर देते हैं।